वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर होगा। हम इसको बहुत ही जल्द लेक्चर्स को जैसे कि ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है अगला इसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के चैप्टर के, वो सारी बातें करेंगे। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो सोल्ड है अनसोल्ड है, उनकी बात करेंगे। और उसके साथ साथ कंप्लीट आपको इनका एक रिव्यू हम एक साथ देंगे, वन शॉट भी आपको मिलेगा। इसलिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स के लिए डिमांड कर रहे थे, मेरे को उनका कमेंट नहीं मिल पा रहा है, जब मैं उसको देखता हूं तो अपीयर नहीं हो पा रहा, पर उसके बावजूद भी मैंने दूसरी आईडी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का। जब आप टेलीग्राम के लिंक पे जाओगे तो वहां आपको ऑलरेडी नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे अपडेटेड न्यूज़ वहीं पे आपको मिलेगी। कोई भी अगर आपको न्यूज़ देनी है तो वहीं पे मिल जाएगी और उसमें नोट्स भी ऑलरेडी हैं, ठीक है। और वैसे भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया था उसके साथ साथ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज एंड फील्ड का दूसरा लेक्चर आज हमारा होगा और इस लेक्चर में सबसे पहली बात हमने पहले ही बताया था कि कोर कंसेप्ट को कवर करेंगे हम, साथ में एनसीईआरटी कंप्लीट कवर रहेगी आपकी। इसके साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होंगे और बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जैसे जैसे इस पे बनने शुरू होंगे इन टॉपिक्स पे तो मैं करवाता रहूंगा, और कुछ बात साथ साथ एमसीक्यूज की मैं भी बताता रहूंगा, वहीं से कंसीडर करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। और बेसिक से चल के एडवांस तक चलेंगे, बिल्कुल आपको धीरे धीरे इस प्रकार से लेके चलेंगे कि आपको अगर कम भी पता है उन चीज़ों के बारे में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं आज इस चैप्टर का, और पहला टॉपिक आज होगा इसका कूलॉम्स लॉ। अभी तक जो हमने किया था इससे पहले वाले चैप्टर में चार्ज और फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब चार्ज और फील्ड के बाद आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे इस लॉ की, तो ये कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे नहीं है। ये सीधा सा जो लॉ है दो चार्ज पार्टिकल के बीच का है। जब कूलॉम्स इसके ऊपर काम कर रहे थे तो उसने सबसे पहले क्या किया था, दो चार्ज पार्टिकल को कंसीडर किया था। मान लिया जाए एक चार्ज पार्टिकल ये रहा और एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, इसके और इस दोनों का जो चार्ज है इसका Q1 है और इसका चार्ज है Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो R के बराबर है, इस प्रकार से। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की तो ये केवल दो चार्ज पार्टिकल के कारण है, और ये दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल है। एक तो होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जैसे कि ये पेन है, इस पेन के पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब दो अलग अलग चार्ज, और ये बात एनसीईआरटी से उठाई गई है कि ये चार्ज डिस्क्रीट है। इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूं कि जो कूलॉम्स लॉ काम करता है वो डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर काम करता है। हमने कूलॉम्स लॉ की जो भी बातें की हैं वो डिस्क्रीट चार्ज के बारे में की है। जैसे कि आपको दे दिया कि एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, और इनके बीच की जो दूरी है वो R के बराबर है। उसने कहा कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर सेम भी हो सकता है। मान लीजिए दोनों चार्ज पार्टिकल ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। मान लीजिए दोनों चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब आपको पता है कि जब सेम चार्ज होता है तो वहां रिपल्सन होता है, तो इसलिए इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच रिपल्सन भी हो सकता है। और जब ये पार्टिकल अपोजिट चार्ज के होंगे, एक नेगेटिव का होगा और एक पॉजिटिव का होगा, तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसलिए उसने कहा कि यहां फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट का मतलब होता है भाई मल्टीप्लीकेशन। बेसिक से उठा रहा हूं, जो बच्चा नया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट लेक्चर देखोगे तो मैं सिखा पाऊंगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको मैं 1 या 2 मिनट में सिखा दूं। तो आप कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए, और मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूं एक भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का बाहर, स्टेट बोर्ड का बाहर इससे नहीं आएगा। साथ साथ जो मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, साथ साथ जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अगर वो आपने कर लिए तो नीट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अपीयर होंगे, साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसी बात से हमें आइडिया लेना है कि हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो इसने क्या बताया,
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, अपोजिट। और आपको पता है सेम चार्ज के बीच रिपल्सन और अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो हम यहां कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion between charge particle is directly proportional to product of charge, directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them। डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब इसके बाद आपको इस आज का जो मैं कंप्लीट जो आपको लेक्चर कराऊंगा, जो आपको कंप्लीट सेशन आपका होगा आज का, इसमें आपको ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो सारा ऑलरेडी नोट्स में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशंस की बात है। इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन था उसमें कुछ बातें थ्योरेटिकल थी, इसलिए वहाँ पे आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये बार बार मैं आपके सामने रिपीट भी कर रहा हूं कि कुलाम सलाह ने कहा था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है। अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट यहां पे कौन है? K है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि फिजिक्स कहती है कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करोगे तो उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर बनेगा, और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो K होगी। यहाँ पे K को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे। तो सबसे पहले हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, और जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसलिए हमारे बीच कौन बन के आ गया? हमारे बीच एक फोर्स बन के आ गया, और इसी फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं भाई। इसी फोर्स का नाम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फार्मूला याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले के ऊपर आपके पास बन के आएंगे। अब जो यहां पे आपको K दिखाई दे रहा है, इस K की जो वैल्यू होती है, अगर थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर, और मैथमेटिकल वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस तरह से। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपको वैल्यू दी गई है बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ ली गई है। इस वैल्यू के बारे में डायरेक्ट आपके पास से क्वेश्चन बन के आ गया है एग्जाम्स के अंदर, और साथ साथ कई बार इस यूनिट के बारे में भी आपसे पूछ लिया है। यानी कि वो कहेंगे कि K की यूनिट क्या होगी, इसी को बता दीजिए, क्योंकि बच्चे इसको याद नहीं करते, इसलिए इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ये जो आपको एप्सिलॉन नोट, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नोट। ये होता है एप्सिलॉन, और इसके आगे क्या लगा दिया? नोट, ऐसे बोलते हैं इसको। इस वर्ड को बोलते हैं एप्सिलॉन, और इसके आगे नोट लगा दिया, इसलिए हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नोट। और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, वैक्यूम या फिर एयर के लिए एप्सिलॉन नोट। अगर यही एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन होता, इसके आगे नोट नहीं लगा होता, अभी ये समझ लीजिए, बार बार वर्ड आएगा तो बार बार आपको जो है इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको एप्सिलॉन नोट दिखाई दे, आगे नोट दिखाई दे, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर है, और अगर एप्सिलॉन दिखाई दे तो ये किसकी परमिटिविटी है भाई? मीडियम की परमिटिविटी है। याद रखें भाई, ये किसकी परमिटिविटी हो गई? मीडियम की परमिटिविटी हो गई। और ये किसकी होगी? वैक्यूम की। हमें कैसे पहचान करनी है? हमें पहचान करनी इस नोट वर्ड से। अगर ये नोट वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वैक्यूम की है, और नहीं तो ये किसकी है? मीडियम की है। इस एप्सिलॉन नोट की भी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इस प्रकार, और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस k की वैल्यू को इसके साथ सोल्व करोगे, इस एप्सिलॉन नोट को ऊपर लेके जाओ, k को नीचे लेके आओ, तो 4 पाई इंटू k, और k की वैल्यू ये रही। जब इन सब की वैल्यू रखोगे तो आपके पास ये निकल के आएगा, और इस k का और एप्सिलॉन नोट का इनवर्सली रिलेशन है, इसलिए ये भी इनवर्स हो जाएगा, ऊपर कूलम्ब स्क्वायर और नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू भी आप याद रख लें, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाली वैल्यूज हैं। बहुत बार जब क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी और बिल्कुल मेमोरी बेस्ड बनाना होता है तो वो क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनकी सभी की वैल्यूज को पूछ लिया जाता है इस प्रकार। तो मैं एक बार आज का जो अभी करवाया है उसको फिर से रिपीट कर देता हूं। दो चार्ज पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, ये बता चुका हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को K बोला यहां पे, और इसको K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट या फिर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होती है। एप्सिलॉन नोट नया वर्ड निकल के आया है, और इसी एप्सिलॉन नोट को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर कहते हैं, और इसी एप्सिलॉन को मीडियम की कहते हैं। मतलब अगर इसके साथ ये नोट लगा मिले तो वैक्यूम या एयर, अगर ये नोट नहीं लगा मिलता तो ये किसकी हो जाएगी? मीडियम की हो जाएगी। और इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब यहां से जो क्वेश्चन बन के आता है वो क्वेश्चन क्या बन के आता है, ध्यान से समझिएगा जरा। यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि जो आपने अभी अभी k की वैल्यू लिखी है, इस k का डायमेंशन फॉर्मूला बता दीजिए। k का डायमेंशन फॉर्मूला, इसी k का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेते हैं आपसे। तो k का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू में k इंटू में Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां से कर लूं F इंटू R स्क्वायर बटे में हो जाएगा Q1 और मल्टीप्लाई बाय Q2, और किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर। ऐसे निकाल लिया सबसे पहले। अब डायमेंशन फार्मूले के लिए देखिए, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला सबको पता है, दैट इज mL(T-2) के बराबर होता है। r जो है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला L है, तो इसलिए L का स्क्वायर कीजिए। यहीं से हम करके जा रहे हैं, फोर्स का आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन का Lt-2 होता है, तो इसलिए mL(T-2) हो गया। डिवाइडेड बाय बात करेंगे चार्ज, चार्ज को हम किससे लिखेंगे? a इंटू टी से। दूसरे चार्ज को भी किससे? a इंटू टी से। चार्ज जो है कहां से आया है? I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, और चार्ज के बारे में आपको पहले करंट का पता होना चाहिए। करंट किसके बराबर होता है? चार्ज बाय टाइम के बराबर। और चार्ज निकालेंगे तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब करंट को आप जानते हो, टाइम को आप जानते हो, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए हो गया I इंटू टी। इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना जरा, m L स्क्वायर, ये L, ये तो ये बन गया L का क्यूब। अब t और t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का, और दो माइनस के पहले थे तो इसलिए t-4। देखिए माइनस के t दो पहले थे, और एक t ये एक t है, तो स्क्वायर ऊपर जाके ये भी माइनस का, a और a स्क्वायर ऊपर जाके ये भी किसके हो जाएंगे? -2 हो जाएंगे। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आपका किसका हो गया भाई? ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका k का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे k का डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको k का डायमेंशन फॉर्मूला करवा दिया। अब पूछ सकता है एप्सिलॉन नोट का। अब फार्मूले में आप ध्यान से देखिए जरा, k जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नोट है, क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ये आपको मैं बता दूं। आपने पढ़ भी रखा होगा कि जो 4 पाई है दिस इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट डजंट हैव एनी डायमेंशन फॉर्मूला। इसलिए अगर आपको एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो क्या कर दीजिए? 1/k।
यानी कि ये जो आपका आया है इसको इन्वर्स कर दो, इसको उल्टा कर दो। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो जो प्लस का है वो माइनस का, देखिए m प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एल क्यूब प्लस का है तो एल क्यूब किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। टी माइनस 4 है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ए माइनस 2 है तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये k का डायमेंशन फार्मूला आपके सामने रहा और ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला आपके सामने रहा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं तो हमने किया क्या है, हमने इस k और एप्सिलॉन नॉट की प्रोपोर्शनलिटी को चेक किया तो हमें पाया कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इज 1/k इसके बराबर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी m-1 l-3 t4 और a स्क्वायर। हमने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, ये जो प्लस के थे उनको माइनस का और माइनस के थे उनको प्लस का प्रोवाइड आपके सामने कर दिया है इस प्रकार से। अब बार बार यहां पे एक वर्ड आपके सामने आ रहा है। अब इसी फोर्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मैं लिख के दिखा देता हूं। एफ के की वैल्यू क्या निकाली अभी अभी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर Q1 चार्ज Q2 चार्ज, बटे में हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपके सामने बहुत बार देखने को मिलेगा और बहुत सारी बुक्स में जब भी आप यूज करोगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में जब भी आप यूज करोगे इस के की वैल्यू को पुट करके ही देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब बार बार इस एप्सिलॉन नॉट का जिक्र आ रहा है जिसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ये होती क्या है, इसके बारे में हमें जानना है कि ये परमिटिविटी होती क्या है। तो जरा ध्यान से समझिए परमिटिविटी के बारे में। देखो परमिटिविटी दो वर्ड से मिलकर बनी है भाई, परमिटिविटी दो वर्ड से मिलकर बनी है, जरा ध्यान से देखना। अगर हम यहां पे परमिटिविटी की बात करें जिसको किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से, और वैक्यूम की है तो इसलिए आगे क्या लग जाता है, नोट। अब ये परमिटिविटी दो वर्ड से मिलकर बनी है जिसमें कहा एक तो परमिट, परमिट का मतलब क्या होता है भाई, अलाउ करना, किसी चीज की परमिशन देना, और आगे वीटी, परमिशन मतलब किसी चीज को अलाउ करना, किसी काम को अलाउ करना, उसको परमिटिविटी कहते हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में, जब आप इस टॉपिक को आगे पढ़ोगे, जैसे 10वीं क्लास में आप एक चीज पढ़ के आए थे और वो जो आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स वहां पड़ी थी, इसी प्रकार यहां भी इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स होती है जैसे वहां मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स होती है। अब होता क्या है कि जैसे कि आपने ये एक सरफेस एरिया देख लिया, ये जो बुक्स है इस बुक्स का ही एरिया आपने एक एरिया मान लिया, ये स्पेस मान लिया। इस स्पेस के पास अपनी खुद की कैपेसिटी है। कैपेसिटी किस चीज की, परमिशन देने की। अगर ये स्पेस चाहे कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हों, ये आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पूरा टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप पढ़ के आए थे 10वीं क्लास में, वैसे ही पूरा टॉपिक आप पढ़ाएंगे। तो क्या करता है कि ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है स्पेस, ये जो आपका मीडियम दिखाई दे रहा है, ये आपका जो वैक्यूम कुछ भी बोल लो इसको, जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, इस खुद के पास अपनी कैपेसिटी है। किस चीज की कैपेसिटी है, अगर ये परमिशन देगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, अगर ये परमिशन नहीं देगा तो इसके पास से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। तो मतलब इसके पास किस चीज की कैपेसिटी है, परमिशन देने की कैपेसिटी है। जो परमिशन देने की कैपेसिटी इस रीजन के पास है, इस स्पेस के पास है, उसी को इसकी क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। ध्यान से समझिए जरा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जैसे कि परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना, मतलब अलाउ करना, और ये जो स्पेस है अगर अलाउ कर दे कि मेरे अंदर से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो जाए, तो इस स्पेस के पास किस चीज की कैपेसिटी है, परमिशन देने की कैपेसिटी है। एग्जांपल दूसरा देता हूं, जैसे कि तुम क्लास में एंटर करते हो, कहते हो जी मे आई कम इन सर, तो टीचर बोलता है कि नहीं आना, या टीचर कहता है जी आ जाओ। तो अब टीचर के पास किस चीज की कैपेसिटी है, परमिशन देने की, कि तुम्हें एंटर करवाए या तुम्हें एंटर ना करवाए। उन दोनों की कैपेसिटी किसके पास है, टीचर के पास है। तो जो वो कैपेसिटी है टीचर के पास, जो एबिलिटी है टीचर के पास, जो एबिलिटी है उस रीजन के पास, जो एबिलिटी उस स्पेस के पास है, उसी को क्या कहते हैं, हम परमिटिविटी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी, इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ
medium to allow the, it is the ability or capacity of a medium to allow electric field line electric field lines pass through themselves, pass through themselves, उसके अंदर से पास हो सके, इस चीज की कैपेसिटी है भाई। तो ये किसकी कैपेसिटी हुई? ये उस मीडियम की एबिलिटी और कैपेसिटी है। इसी कैपेसिटी को किस चीज की कैपेसिटी? किसी चीज को, किसी फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देगी, इस चीज की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ बातें हैं, परमिटिविटी कहते हैं। अब इस परमिटिविटी के अंदर ही आगे हम थोड़ी सी बातें बढ़ाएंगे और इस परमिटिविटी के अंदर हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, देखिए अभी तक जो आपको डेफिनेशन ऊपर बताई गई है वो मैं आपको बता चुका हूं। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम जो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है भाई। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दूसरा नाम याद रखना भाई, बार बार इसका जो है यूज हमारे पास होगा, इसलिए इसको लिखते हैं या तो एप्सिलन आर से और या फिर के से। देखिए एप्सिलन आर का मतलब क्या होगा? आर का मतलब होगा रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए एप्सिलन का मतलब क्या? परमिटिविटी, इसलिए परमिटिविटी, और आर का मतलब क्या है? रिलेटिव, तो इसलिए होगा रिलेटिव परमिटिविटी। या दूसरा किससे? के से, कैपिटल के से लिखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका नाम होता है। तो इसके दो नाम हमारे सामने आए, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से और एक आ गया रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से। अब हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात करते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए जब भी आप रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको एक छोटा सा मैं रिकैप देता हूं कि अभी अभी हमने जो फोर्स पढ़ा है, देखिए अभी अभी हमने जो फोर्स पढ़ा है उस फोर्स में आपने जाना कि यहां वर्ड है एप्सिलॉन नोट। देख लीजिए ध्यान से, एप्सिलॉन नोट है। देखिए मैं विद कारण और विद रीजन, विद बेसिक टू एडवांस और विद क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। इन बातों से बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन नोट, अब मैंने इसी के साथ दो चीजें इंट्रोड्यूस की यहां पे। एक तो एप्सिलॉन नोट जिसको कहा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, और इसी के साथ मैंने लगा दिया अगर ये नोट नहीं होगा तो मतलब ये मीडियम होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस फोर्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन हो, मतलब ये दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल हवा में या वैक्यूम में ना हो, क्योंकि हवा या वैक्यूम में होंगे तो इस वर्ड का होगा एप्सिलॉन नोट, और इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी हमें दी गई है, ये दे रखी है। अगर ये दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में डाल दिया जाए, मानो कि वाटर में डाल दिया जाए, मानो कि ऑयल में डाल दिया जाए, तो अब क्या होगी? एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन हो गया, मतलब मीडियम की परमिटिविटी। अब हमें हवा या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी पता है, एयर और वैक्यूम का मुझे के पता है, पर मीडियम का मुझे ना तो कांस्टेंट पता है ना उसकी परमिटिविटी पता है, क्योंकि हम किस चीज को, कितने को याद रखेंगे? हजारों मीडियम है, हमें तो केवल एक मीडियम के याद है, वो है वैक्यूम या फिर एयर के, और किसी के याद नहीं है हमारे लिए। इसी प्रकार अगर यहां एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन आ गया तो ये फोर्स भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है ये। इसलिए मैं ये बात करूं, यहां पे एक वर्ड को ऐड करूं तो यहां पे लिखूं तो दैट इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। मीडियम डिपेंडेंट फोर्स याद रख लें भाई, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है भाई। इस बात को याद रख लें कि ये कैसा डिपेंडेंट है? मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, और ये प्रॉपर्टीज 11th क्लास में आप पढ़ के भी आए हो। अब उसी प्रकार हम यहां करेंगे। सबसे पहले इन दोनों चार्ज पार्टिकल के साथ क्या करें? इन दोनों चार्ज पार्टिकल को, ये पहला चार्ज पार्टिकल, ये दूसरा, ठीक है, ये हो गया Q1 चार्ज और ये हो गया Q2 चार्ज। अब इनको किस में रख दिया? वैक्यूम में। V का मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में रख दिया। तो और दोनों के बीच की दूरी क्या है? R, तो इनके बीच फोर्स हो जाएगा FV, दैट इज फोर्स इन वैक्यूम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाले समय में जैसे इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो बहुत बार आपको जो है इसका काम भी आएगा। तो फोर्स इन वैक्यूम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि वैक्यूम के लिए क्या लगाते हैं?
एप्सिलॉन नोट लगाते हैं, पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 और बटे में R का स्क्वायर। मैं बार बार लिखूंगा, इसलिए लिखूंगा बार बार क्योंकि आपको ये कूलम्ब्स लॉ है, अच्छे से याद हो जाएगा जब मैं बार बार लिखूंगा। इसी प्रकार जब इस पहला सिचुएशन थी, अब दूसरी सिचुएशन के अंदर हमने क्या किया है, इसी को मीडियम में रख दिया, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये रहा, फिर से इनके बीच की दूरी R, ये Q1 है और ये Q2 है। अब की बार इनको किस में प्लेस कर दिया है भाई, मीडियम में रख दिया है। ठीक है भाई, अब की बार इनको किस में रख दिया, मीडियम में। देखिए पहले दोनों चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में रखा था, अब दोनों चार्ज पार्टिकल को मीडियम में रख दिया। जब इनको मीडियम में रखेंगे तो नया फोर्स हो जाएगा Fm, मीडियम का फोर्स, क्योंकि अभी अभी लिखा कि ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए वैक्यूम होता तो नोट लगाता, मीडियम है तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है, और यहां हो जाएगा Q1 और ऊपर हो जाएगा Q2 और बटे में हो जाएगा R का स्क्वायर। इस तरह से तो दो फोर्स आपके पास अपीयर हो गए हैं, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स। अगर मैं इस पहले और दूसरे का डिवीजन कर दूं, यानी कि FV डिवाइडेड बाय मैं FM कर दूं, ठीक है, फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम, तो ऊपर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इसको मीडियम में उठा के रखा तो ना तो चार्ज की वैल्यू को चेंज किया, ना डिस्टेंस को चेंज किया है, केवल मीडियम चेंज किया है। तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और ऊपर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R का स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। अब हो गया क्या यहाँ पे, दैट इज फोर्स। ये सब कैंसिल होने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा भाई, दैट इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नोट। और इसी रेशियो को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं भाई। ये जो आपके सामने रेशियो आया है, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम दिया जाता है, जो आपके सामने रखा हुआ है। तो ये सारा जो प्रकरण है किस हिसाब से है, सबसे पहले तो हमने वैक्यूम में फोर्स को निकाला है, क्योंकि वैक्यूम में परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट होती है। फिर हमने इसी फोर्स को मीडियम में निकाला, जहां पे परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन होती है, और एक इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दिया। FV डिवाइडेड बाय FM इज इक्वल टू K रिलेशन है। इसी रिलेशन के ऊपर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बता दो, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है इसी रिलेशन पे। कैसे क्वेश्चन बना था, अगर हम यहां पे मीडियम का फोर्स निकालें तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज FV डिवाइडेड बाय में K। तो उसने पूछ लिया जब दो चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में थे, जब उनको मीडियम में ले जाया जाएगा तो उनके फोर्स पे क्या अफेक्ट होगा, इंक्रीज बाय K, डिक्रीज बाय K या सेम। अब देखो मीडियम का फोर्स FV बाय K है, मतलब जैसे उसको मीडियम में ले जाया जाएगा तो उसका फोर्स कितने से डिक्रीज होगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कितना हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर, आपको बता दूं। अब देखिए ध्यान से जरा, यहां पे जो गलती करते हैं वो क्या है, बच्चे जो गलती करते हैं, सबसे पहली रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऊपर आता है मीडियम का परमिटिविटी और नीचे आता है वैक्यूम का। बच्चे उल्टा करके आते हैं, इसमें गलती करते हैं। आपको गलती नहीं करनी, आपको याद रखना है। फोर्स के केस में ऊपर वैक्यूम का आएगा और नीचे मीडियम का, उल्टा होता है भाई। फोर्स में वैक्यूम का फोर्स ऊपर, मीडियम का फोर्स नीचे, पर परमिटिविटी में एप्सिलॉन ऊपर और एप्सिलॉन नोट नीचे होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन लिखें, तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, और वो कैसे होने चाहिए, चार्ज होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए भाई। चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन वैक्यूम, किसमें प्लेस्ड होंगे, वैक्यूम में। टू फोर्स बिटवीन
सिमिलर चार्ज पार्टिकल, सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स इन मीडियम, सिमिलर चार्ज पार्टिकल इन मीडियम। देखिए फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, मतलब दो चार्ज पार्टिकल जब वैक्यूम में जब वैक्यूम में रखे तो उनके बीच का फोर्स डिवाइडेड बाय में जब दोनों चार्ज पार्टिकल मीडियम में रखे हैं उनके बीच का फोर्स। तो फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ये डेफिनेशन यहां पे आपको बता दी गई है इस प्रकार से। तो मैं यहां पे डेफिनेशन साथ साथ कवर कर रहा हूं, डेरिवेशन भी साथ साथ कवर कर रहा हूं, सारी बातें साथ साथ कवर कर रहा हूं, एक भी चीज आपके लिए यहां पे मैंने छोड़ी नहीं है। दूसरा क्या कह सकते हो कि रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऐसा भी कहा जा सकता है। दूसरी डेफिनेशन लिखोगे तो किस किस का रेशियो है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ स्पेस या वैक्यूम। इसको स्पेस भी बोला जाता है भाई, तीसरा वर्ड, इसको वैक्यूम भी बोला जाता है, इसको एयर भी बोला जाता है। कोई भी वर्ड आप यूज कर लीजिए, सभी वर्ड इसी के अंदर आएंगे इस प्रकार से। तो ये आपका पूरा बेसिक्स था, रिलेटिव परमिटिविटी का था, और उसके साथ जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कूलाम्ब्स लॉ कहते हैं, वो सब बातें। अब देखिए, अब जो आगे हम बात करेंगे, अभी तक जो हमने आज डिस्कस किया है वो सबसे पहले हमने रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर ली, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर ली। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम वेक्टर फॉर्म की, यानी कि कूलाम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब हम कूलाम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और हमारा अगला टॉपिक होगा कूलाम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए भाई, अगर आप बात करोगे कुछ इस तरह से, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल यहां से जो दूरी है इसकी, इस चार्ज पार्टिकल की इस ओरिजिन से जो दूरी है वो है r1, और ये चार्ज पार्टिकल है पहला, इसलिए इसको क्या बोल दिया, Q1 बोल दिया। इसी प्रकार इससे कुछ दूरी के ऊपर दूसरा चार्ज पार्टिकल मान लिया जिसको हमने Q2 कहा, और इसके बीच की जो दूरी होगी, इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी वो होगा R2 पोजीशन वेक्टर। इसको O बोल दिया, इसको A बोल दिया, और इसको बोल दिया हमने B पॉइंट, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले हमने दो चार्ज पार्टिकल को लिया, क्योंकि हम दो चार्ज पार्टिकल की ही बात कर रहे हैं, पहला और दूसरा चार्ज पार्टिकल। जो पहला चार्ज पार्टिकल है वो R1 दूरी पे है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है वो R2 दूरी पे है। किससे, ओरिजिन से। दो चार्ज पार्टिकल, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कूलाम्ब्स लॉ हमेशा डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर काम करता है, न कि कंटिन्यूअस चार्ज के ऊपर काम करता है। तो ये कूलाम्ब्स लॉ जो है, इसके बारे में इसके बाद फर्दर जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी तक जो कूलाम्ब्स लॉ हमने दिखाई दिया है, जो अभी तक कूलाम्ब्स लॉ जो अप्लाई कर रहे हैं हम, मतलब अब तक जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्क्रीट चार्ज पे कर रहे हैं। बाद में हम देखेंगे कि ये क्या कंटिन्यूअस चार्ज पे भी काम करता है या नहीं करता, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे, आपको बताऊंगा मैं वो भी। अभी तक हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, डिस्क्रीट चार्ज पे अप्लाई कर रहे हैं। इस प्रकार से ये कोई ना कोई इन दोनों के बीच की दूरी बन गई। ठीक है, अब एक बात सोचिए, अगर ये दोनों के दोनों सेम चार्ज हैं, सेम पोलैरिटी के, तो ये दूसरे वाला चार्ज पहले वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको कहेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड। ध्यान से समझ लेना, इस दूसरे वाले चार्ज ने पहले चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाया, उसकी वैल्यू होगी F12। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज F12 इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू सेकंड, यानी कि दूसरे पार्टिकल ने पहले पे फोर्स लगाया तो उसका नाम हो गया F12। इसी प्रकार पहला पार्टिकल भी इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको कह देंगे हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू सेकंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ऊपर क्या लगा दिया, वेक्टर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, F21। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब यहां पे दो बातें मैंने बताई, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं। Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब Q2 चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाता है तो हम इसको लिखते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड। इसको Q1 और Q2 भी कह सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो।
जब दूसरे पार्टिकल के ऊपर पहला पार्टिकल फोर्स लगाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन के कारण। अब देखिए ये फोर्स को ध्यान से देखिए, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, मतलब दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ध्यान से सुनिए, दूसरा पार्टिकल पहले के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो डिस्टेंस क्या आएगी, R21 आएगी, इसके और इसके बीच की दूरी। ये भी एक स्कैम है, इसको भी ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सेकंड, देखो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, मतलब दूसरे पार्टिकल ने पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया तो मैं दूरी कहां से कहां लूंगा, दूसरे से लेके पहले तक की, ऐसे लूंगा, दूसरे से लेके पहले तक की। दोबारा से समझिए, जब पहले पार्टिकल के ऊपर दूसरे पार्टिकल ने फोर्स लगाया तो मैं कैसे करूंगा, मैं कहूंगा कि दूसरे पार्टिकल ने पहले पे, तो दूसरे पार्टिकल से पहले पार्टिकल के बीच की दूरी लूंगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्स का फार्मूला, दैट इज F12 इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू में K, पहला पार्टिकल Q1, दूसरा पार्टिकल Q2, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, डिवाइडेड बाय हो जाएगा R21 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दूसरे पार्टिकल ने पहले पार्टिकल पे लगाया है तो दूसरे से पहले के बीच की दूरी तो ये है। अब आगे से याद रखना, अगर यहां 1 2 आ रहा है तो यहां 2 1 आएगा। इस बात को गांठ बांध लो, क्यों आएगा मैंने समझा दिया। जब भी वेक्टर फॉर्म अप्लाई करो, चाहे इसके अप्लाई करो, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट के अप्लाई करो, चाहे किसी भी केस में अप्लाई करो, तो याद रखना अगर यहां 1 2 है तो यहां 2 1 आएगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म दर्शाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर, आर कैप जिसको कहते हैं, इसको कहीं आर से डिनोट करते हैं, कहीं इसको एन से डिनोट करते हैं, जिसकी जो मर्जी आता है उसी से डिनोट कर लेता है। कोई इसे आर से डिनोट करेगा, कोई इसे एन से डिनोट करेगा, तो जिसकी जो मर्जी आएगा उससे वो है जो इसको डिनोट कर लेगा। अगर आर यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो ये होगा आर वेक्टर पोजीशन डिवाइडेड बाय में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरह से आएगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर बाय में देयर मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां रखूं तो क्या आएगा, दैट इज F12 इज इक्वल टू में K, क्योंकि हमें वेक्टर बनाना है। किसी भी चीज का वेक्टर बनाने के लिए याद रखना, फिजिक्स का एक रूल होता है, किसी भी चीज को वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए उसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दो। अब हमें यहां पे इसको भी वेक्टर फॉर्म में दर्शाना है, क्योंकि लिखा हुआ कि वेक्टर फॉर्म बनाइए, तो हम इसको भी किस फॉर्म में कर दें, यूनिट वेक्टर लगा दें। तो K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R21 का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा R21 कैप, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पे क्या लगाया, यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो कैसे आएगा, दैट इज F12 K एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R21 और इसके ऊपर क्या स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा R21 वेक्टर पोजीशन डिवाइडेड बाय में R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सभी को पता है इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहां फोर्स आ गया F12 इज इक्वल टू में K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R21। देखिए स्क्वायर ये रहा और एक पावर ये आ गई, स्क्वायर और एक पावर मिला के कितना हो जाएगा भाई, क्यूब हो जाएगा, और साथ में कौन रहेगा, R21 पोजीशन वेक्टर। ये जो आपको दिखाई गई है ये वेक्टर फॉर्म है भाई, ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, ये आपके सामने आ गई, ये वेक्टर फॉर्म है। मैं फिर से इसको समझाता हूं कैसे मैंने लिखा है। सबसे पहले मैंने पहले पार्टिकल के ऊपर दूसरे के कारण फोर्स निकाल लिया, दैट इज दूसरे पार्टिकल ने पहले पे फोर्स लगाया, इसलिए दूरी हो जाएगी R21, तो ये R21। अब इस पोजीशन वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में दर्शाने के लिए हम इसके साथ लगा देते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है R यूनिट वेक्टर, R वेक्टर अपॉन में देयर मैग्नीट्यूड। अब इसके साथ हमने ये लगा दिया R21 यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू को रखा R21 यूनिट वेक्टर का वेक्टर फॉर्म बटे में उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये स्क्वायर था, ये एक पावर थी, टोटल मिला के क्या होगा, क्यूब, और यहां ये बन गया। इसी फॉर्म को कई बार जब भी एग्जाम में पूछा गया है, कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, वेक्टर फॉर्म में है इसलिए हम यहां पे ऊपर ये लगा दे, कहीं पे नहीं लगा हुआ तो लगा लो। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज K Q1 इंटू Q2, और यहां लिखा जा सकता है R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल होता है भाई। देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज R1 माइनस R2, इसको क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। जब 2 1 लिखा है, ध्यान से समझ ले, जिस बच्चे को नहीं पता बेसिक से उठा रहा हूं, 2 1 लिखा है तो 1 आगे आएगा, 2 पीछे जाएगा, इस तरह से। बटे में नीचे क्या लिख सकते हो, R1 माइनस R2, सिमिलरली 1 आगे 2 पीछे, और इस पूरे का क्यूब,
इस तरह से ये फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, एग्जाम्स के अंदर आई हुई है, इसलिए ये डायरेक्टली कह दिया इसमें से कौन सी जो है वेक्टर नोटेशन है कुलाम्स लॉ की, और ऐसा डायग्राम दे दिया, एक ऐसी वैल्यू दे दी, एक ऐसी वैल्यू दे दी, बच्चे पजल हो जाते हैं कि जी क्या करें। तो मैंने दोनों वैल्यू आपको बता दी और एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू है। इससे पहले मैंने क्या बताया था, के टाइम्स वाला एमसीक्यू बताया था, और इसके बाद मैंने ये वाला एमसीक्यू बताया। मैंने बार बार यही कहा था कि एमसीक्यू को मैं साथ साथ कवर करूंगा और इसके साथ अगले लेक्चर में मैं साथ में एमसीक्यू लेके भी आऊंगा आपके लिए। अब आगे देखिए, लेक्चर थोड़े लंबे बनेंगे क्योंकि आपको क्वालिटी चाहिए, तो लेक्चर लंबे भी बनेंगे भाई। अब ऐसी बात नहीं कि किसी भी वीडियो को मैं 10 मिनट में या 5 मिनट में सोल्व कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आगे देखिए, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पे 2 1 ले ले, यानी कि अब की बार ये वाला फोर्स निकाल ले। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही सेम लिख दो, दैट इज के, आगे कौन ले लो Q2, पीछे कौन ले लो Q1। यहां 2 1 था तो यहां क्या ले लो 1 2, बस बटे में यहां क्या करेंगे अब R12 का क्यूब। मैंने पहले ही बताया था अगर यहां 2 1 आ रहा तो यहां 1 2 आएगा, मैंने पहले ही बता चुका हूं, यहां पे बता चुका हूं कि अगर यहां 1 2 मिले तो यहां 2 1 कर दो, यहां 2 1 मिले तो यहां 1 2 कर दो, उल्टा करना आपको। फिर इसकी ये फॉर्म भी बनाई जा सकती है, इसकी ये फॉर्म भी बनाई जा सकती है, देखो F21 इज इक्वल टू के Q2 इंटू Q1, और इसको लिखा जा सकता है दैट इज R2 माइनस R1 पोजिशन वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय में यहां R2 माइनस R1 दोनों का पोजीशन वेक्टर और पूरे का मोड और इसका क्यूब। अब मैं यहां पे एक स्कैम और बता रहा हूं, ध्यान से देखें मैंने क्या लिखा है, यहां मैंने ब्रैकेट बनाई है, यहां मैंने ब्रैकेट बनाई और यहां मैंने मोड लिखा है। ध्यान रखना यही ऑप्शन में चेंज था, वहां पे ऊपर भी मोड, ऊपर मोड नहीं आएगा, मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ऊपर तो हमने वेक्टर फॉर्म में रखा है, नीचे हमने मैग्नीट्यूड लिया है, जहां मैग्नीट्यूड लगाया जाता है वहां मोड आता है भाई, मोड। ध्यान रखना ये बात, छोटी छोटी बातें किसी को नहीं पता होगी। और ऊपर आएंगे ब्रैकेट, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी ये वेक्टर ही है, हमने इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है। उसी प्रकार देखो ऊपर तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, नीचे मैं मोड लिख रहा हूं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अब पहला दूसरे के ऊपर लगाएगा तो क्या हो जाएगा R12 पोजीशन वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। पर यहां से जो R12 की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, R21 की। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी चाहे वो 1 2 है चाहे 2 1 है, वो तो फिक्स है, तो मतलब दोनों इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, एक की डायरेक्शन ये, एक की ये, देख लीजिए डायरेक्शन उल्टी है तो एक के साथ क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे इन दोनों को, देखो इसको देख लो एक बार और साथ में इसको देख लो, ये आया कौन, ये 1 2 के लिए निकाला था भाई, ये किसके लिए था, ये था 1 2 के लिए। देखो ये 1 2 के लिए था, गलती से हमने इसको ये लिख दिया था, 1 2 के लिए था। अब 1 2 को ध्यान से देखो, के Q1 Q2 यहां पे भी है, देख लीजिए के Q1 Q2 यहां पे भी, के Q1 Q2 यहां पे भी है। दूरी जो R21 है और R12 है दोनों इक्वल हैं, दैट इज R12 इज R21 विद नेगेटिव साइन। अगर ये दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई, मतलब इसका मतलब क्या, पहला फोर्स 1 2 का किसके बराबर हो गया, दूसरे फोर्स 2 1 के बराबर हो गया। बट फर्क क्या है, इनके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि दोनों फोर्स भी इक्वल हैं पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। देख लीजिए ये फोर्स की डायरेक्शन ये रही, इस फोर्स की डायरेक्शन ये रही, और ये दोनों इक्वल हैं, मैंने प्रूव कर दिया सारी बातें। के Q1 Q2, के Q1 Q2 है, यहां R21 है, यहां R12 है। आपको पता है कि R12 और R21 की वैल्यू इक्वल है बट नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव साइन यहां अपीयर हो गया, देखिए F12 इज इक्वल टू F21 विद नेगेटिव साइन। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। इसलिए किसको ओबे कर रहा है, ये न्यूटन्स के तीसरे लॉ को भी ओबे कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, इस प्रकार। तो जो कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में लिखवा लेगा। एक क्वेश्चन ये यहां पे आपको इस वाले फॉर्म में पूछ लेगा, ऊपर आएगा ब्रैकेट, नीचे आएगा मोड, इस प्रकार। आपको पता होना चाहिए कि R12 दूरी R21 के बराबर बट विद नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। अगला एमसीक्यू ये बन गया। तो इस प्रकार से पूरा जो है हमारा कुलाम्स लॉ और कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में था। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, कुलाम्स लॉ क्या होता है और उसकी वेक्टर नोटेशन क्या होती है, दोनों के बारे में। अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगला टॉपिक होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में कि क्या होता है सुपरपोजिशन। तो अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अब तक जो हम कूलाम्ब्स लॉ पढ़ के आए हैं, उस कूलाम्ब्स लॉ ने केवल हमें दो चार्ज के बीच में फोर्स को निकालना सिखाया। ध्यान से समझिएगा, हमने एक Q1 चार्ज माना, एक Q2 चार्ज माना, और दोनों के बीच हमने निकाल लिया फोर्स। तो कूलाम्ब्स लॉ केवल और केवल दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स निकाल रहा है। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आ जाए, इन्फिनिटी नंबर में n नंबर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल आ जाए, तो उसका जो है फोर्स कैसे निकालेंगे? तो उसका फोर्स निकालने का तरीका किसने बताया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने। अभी तक जो कूलाम्ब्स लॉ पढ़े हैं हम, उस कूलाम्ब्स लॉ के अंदर केवल और केवल दो चार्ज पार्टिकल के कारण हमने फोर्स को निकाला है। जब हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल कुछ दूरी पे दे दिए जाएं, यानी कि एक Q1 चार्ज पार्टिकल और एक Q2 चार्ज पार्टिकल, दोनों को कुछ दूरी पे रखा जाए तो उनके बीच फोर्स आ जाएगा K Q1 Q2 बाय r²। बट अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ चार्ज मिल जाएं तो उसके बाद हम उसके ऊपर कैसे निकालेंगे जो फोर्स है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा जरा। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, कोई एक चार्ज पार्टिकल नहीं, बहुत सारे, जैसे कि एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये रहा, तीसरा चार्ज पार्टिकल ये रहा, चौथा चार्ज पार्टिकल ये रहा, और nth चार्ज पार्टिकल ये रहा। यानी कि ये चार्ज पार्टिकल है Q0, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है Q2, ये चार्ज पार्टिकल है Q1, और ये चार्ज पार्टिकल है Q3, और ये चार्ज पार्टिकल है Qn। ऐसे करते करते पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है। अब देखिए जरा, इसको ओरिजिन बोला है। अगर इसको हमने ओरिजिन बोला है तो ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी, ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी क्या हो गई? r1 पोजीशन वेक्टर। इस तक की दूरी क्या होगी? दैट इज r2 पोजीशन वेक्टर। इस तरफ की दूरी क्या हो जाएगी? r0 पोजीशन वेक्टर। इस तक की दूरी क्या हो जाएगी? rn। और इसी प्रकार जो आपका ये एक और बच गया चार्ज पार्टिकल, ये r0, और एक और जो चार्ज पार्टिकल बच गया यहां पे था जिसको Q3 कहा था, ऐसे, ठीक है। सबकी दूरी हमने बना दी, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, n नंबर ऑफ तक हमने दूरी बना दी। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम सभी के कारण, इन सभी चार्ज पार्टिकल के कारण एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालेंगे। यानी कि जितने भी चार्ज पार्टिकल आपको दिए गए हैं, उन सभी चार्ज पार्टिकल के कारण एक पार्टिकल पे फोर्स निकालेंगे। क्योंकि अभी अभी मैं बता चुका हूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स निकालता है। कूलाम्ब्स लॉ केवल दो पार्टिकल जो है चार्ज्ड, उनके कारण फोर्स बताता है। बट हमारे पास जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएं तो उनके लिए जो निकालने का तरीका है वो ये है। अब ध्यान से देखिए जरा, ये Q0 है। जब ये Q1 चार्ज पार्टिकल Q0 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा तो इस तरफ एक फोर्स आएगा, दैट इज F01। अभी अभी सिखाया था, फोर्स ऑन जीरोथ पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, ऐसे लिखते हैं अभी वेक्टर फॉर्म में। अब ये दूसरा पार्टिकल जो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? F ऑन जीरोथ पार्टिकल बाय 2, दूसरे ने जो फोर्स लगाया। इसी प्रकार ये तीसरा पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको कहेंगे हम F03, इस प्रकार से। और इसी प्रकार ये nth पार्टिकल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको कह देंगे हम F0n, इस प्रकार, ठीक है। सभी मैंने सिखा दिए कि पहला पार्टिकल 0 पे लगाएगा तो F01, दूसरा लगाएगा F02, तीसरा लगाएगा F03, और nth पार्टिकल लगाएंगे तो F0n के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी सिंगल पार्टिकल के ऊपर फोर्स देखें ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल, तो ये सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा। यानी कि कूलाम्ब्स का, इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कहना है कि जब आप किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स देख रहे हो, हमने इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकाला, किसके कारण? बाकी सभी चार्ज पार्टिकल के कारण। तो इसके ऊपर जो फोर्स बनेगा वो सभी फोर्सेस का क्या बनेगा? वेक्टर सम बनेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो क्या कहेंगे? इट स्टेट्स दैट force on a particle due to number of charge particle यानी कि इसका कहने का मतलब है किसी एक चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल,
ठीक है, इज वेक्टर सम ऑफ, इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्स बने, ऑल द फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्ज, या फिर इंडिविजुअल चार्ज भी बोल सकते हो भाई। ईच चार्ज की जगह कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, इंडिविजुअल। मैं फिर से समझाता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स बना रहे हो, किसके कारण, हजारों चार्ज पार्टिकल के कारण, तो आप क्या करो, उस पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स आएगा वो सभी चार्ज पार्टिकल का वेक्टर सम होगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर अब हम टोटल फोर्स की बात करें तो सभी का वेक्टर सम कर दो, किसका, F01 फोर्स का, प्लस में F02 फोर्स का, प्लस में F03 फोर्स का, और ऐसे करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे हम, ऐसे करते करते F0nth पार्टिकल तक पहुंच जाएंगे, इस प्रकार से। तो सभी का वेक्टर सम कर दिया। अब कहो ये तो सिंपल समेशन है। वेक्टर सम का मतलब होता है ऊपर वेक्टर दिखा देना। ये जो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं इसी का मतलब क्या है, वेक्टर सम है। यानी कि जो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स सभी के कारण है, उन सभी का वेक्टर सम कर दो। यही बात सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कही थी। साथ साथ थ्योरी भी लिखी जा रही है, सब कुछ लिखा जा रहा है, आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगी। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं 0,1 पार्टिकल की बात करूं तो वो हो जाएगा K इंटू में Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय में R10 का स्क्वायर। अभी बता चुका हूं, अगर यहां 0,1 होगा तो यहां 10 होगा। इसी प्रकार F2 की बात करूंगा तो वो हो जाएगा K इंटू में Q0 इंटू Q2। देखिए यहां हमने गलती कर दी, 0th पार्टिकल के ऊपर था भाई 0, Q0 और Q1 आएगा यहां पे कौन आएगा, Q1 आएगा, Q1। और F02 निकालोगे तो Q0 और Q2 आएगा, बटे में R20 का स्क्वायर। इसी प्रकार F03 निकालोगे तो वो हो जाएगा K इंटू में Q0 इंटू Q3। यहां से देख लो Q0 Q3 बटे में R30 का स्क्वायर। समझ आ गया? यहां हो जाएगा 0,1 तो 0 और 1 आएगा, यहां पे 0,2 है तो 0 और 2 आएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, Q1 और Q0 इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई, R10, इनके बीच की दूरी R20, इसके और इसके बीच की दूरी R30, और इसके और इसके बीच की दूरी Rn0। ठीक है, लास्ट में अगर मैं F0n निकालूं तो ये बनेगा K इंटू में Q0 इंटू में Qn बटे में क्या हो जाएगा, Rn0 का स्क्वायर। इस प्रकार से अब सभी को इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में पुट करता हूं इन सभी वैल्यू को, तो नेट जो फोर्स बन के आएगा दैट इज इक्वल टू F01 की जगह K इंटू Q0 इंटू में Q1 बटे में R10 का स्क्वायर, प्लस दूसरे की वैल्यू रखता हूं तो K इंटू Q0 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R20 का स्क्वायर। बस इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं भाई, प्लस में बस दो ही वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं, ज्यादा पुट करने की जरूरत नहीं है, हजारों वैल्यू यहां पुट करने के दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो K Q0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय में Rn0 का स्क्वायर। इस प्रकार हो गया। अब आपको हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, हर जगह आपको K कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है। देखो K Q0 यहां पे भी है, K Q0 यहां पे भी है, K Q0 यहां पे, इसको बाहर निकाल लिया। अंदर कौन बच गया, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय में R10 का स्क्वायर, प्लस में Q2 डिवाइडेड बाय में R20 का स्क्वायर, प्लस आगे होता तो Q3, आगे होता Q4, इस प्रकार से, प्लस में Qn डिवाइडेड बाय में Rn0 का स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब हम इस पे यहां पे अप्लाई करेंगे, K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बच गया Q0, देखो ऊपर आ गया Q0, K की वैल्यू रख ली। अब यहां पे एक सिंबल ऑफ समेशन लगा देते हैं भाई, ये लगा दिया। सिंबल ऑफ समेशन क्यों लगाया है, ध्यान से समझिए। ऊपर हमें एक सीरीज मिल रही है, कैसे, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q6 8 Q8 Q9 Q12 ऐसे और Q1 तक। तो मैं इसको लिख सकता हूं Q इंटू आई बटे में नीचे R10 R20 R30 R40, तो 0 तो कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, पहला वर्ड 1 2 3 4 और n तक। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, R I, और 0 को 0 रहने दो बटे स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उनको तो कांस्टेंट रखो और जो चेंज हो रहे हैं उनको रख दो। अब यहां लिख सकता हूं मैं इस I की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी भाई,
देखो, जब i की वैल्यू 1 रखूंगा तो Q1 बटे R10 का स्क्वायर, ये आ गया। जब i की वैल्यू 2 रखूंगा तो Q2 बटे में R20 का स्क्वायर। और ये समेशन क्या करता है, ये समेशन कहता है कि जब पहली टर्म और दूसरी टर्म को जोड़ देता है। मान ले यहां पे लिख दी तुमने r की वैल्यू 3, i की वैल्यू 3, तो ये क्या करेगा, पहले तो पहली टर्म उठाएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 3 तक जोड़ देगा, 3 तक जोड़ देगा। इस समेशन का मतलब i की वैल्यू उठा ली 4, तो ये पहले लिखेगा Q1 बाय R10 स्क्वायर, Q2 बाय R20 स्क्वायर, Q3 बाय R30 स्क्वायर, Q4 बाय R40 की स्क्वायर, और प्लस करता जाएगा क्योंकि समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस। इस समेशन का मतलब ये। तो ये जो फॉर्म है आपसे एग्जाम में पूछी गई फॉर्म है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एमसीक्यू के रूप में बन के आती है और पूछ लेता है कि नीचे दी गई फॉर्म्स में से कौन सी फॉर्म सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स निकाल सकते हैं, दैट इज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, फोर्स ड्यू टू, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स निकाला जा सकता है। कूलम्ब्स लॉ केवल दो के बीच फोर्स निकालता है, ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगाता है, और ये सारे भी डिस्क्रीट हैं, अभी तक अलग अलग रखे हैं। देखो, डिस्क्रीट का मतलब होता अलग अलग रखना, और कंटिन्यू का मतलब होता लगातार, कहीं पे कोई छूट ना जाए, बिल्कुल सीधा लगातार। और ये क्या है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब कोई कहीं है, कोई कहीं है, इस प्रकार। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकाला नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण, तो सबका वेक्टर सम कर दो। हमने वेक्टर सम कर दिया और रिजल्ट निकाल लिया, और इसको याद रखना, ये रिजल्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट है और काम का रिजल्ट है। ये आपसे बार बार पूछा जाएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन चीजों को बड़े ध्यान से आपको करना है। अब आगे देखिए, अब आगे हम एग्जांपल्स के अंदर, आज का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर कर चुके हैं हम, और आज हम बात करेंगे अब एग्जांपल्स की, ठीक है। एग्जांपल्स के अंदर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल्स के अंदर क्या होगा। अब ये जो एग्जांपल है ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। अब देखिए, आपकी एक वर्थ बनेगी, आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एग्जांपल, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मास। अब क्या किस किस को मिक्स कर दिया, इसने कहा कि हमारे पास दो चीजें हैं, और वो कौन कौन सी चीजें हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसने कहा कि हमारे पास दो बातें हैं यहां पे, और दोनों बातें क्या हैं। सबसे पहले तो कूलम्ब्स लॉ की बात कर ली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहली बात तो ये कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है कि ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो को मिक्स कर दिया, कूलम्ब्स लॉ को और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस, दो स्टेशनरी पॉइंट मास के बीच में, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑन डिस्टेंस बिटवीन देम द चार्ज एंड मास। आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको कूलम्ब फोर्स कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है K Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर, और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है G M1 M2 बटे में R का स्क्वायर। अब इनवर्स डिपेंडेंसी का मतलब देख लीजिए, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर इनवर्सली हैं। इनवर्स का मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो दोनों इनवर्स है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और ग्रेविटेशनल, इन दोनों का कंपैरिजन करना। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा, दोनों का कंपैरिजन कीजिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सबसे पहले पार्ट में किसके बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, सबसे पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए आपको किसके बराबर होता है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और चार्ज दोनों पे सेम होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज कितना और प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पहली क्लास में बता चुका हूं, फिर भी दोबारा से बता दिया कि दो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, वही चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं। अब ध्यान से देखिए, ऊपर रखेंगे हम कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और नीचे कौन सा रखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू K की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 10 की शक्ति 9, ठीक है, गुणा में पहले चार्ज पार्टिकल का मास, चार्ज पार्टिकल ये रहा 1.6 10⁻19 इंटू दूसरे का भी इतना ही चार्ज है, इसलिए स्क्वायर कर दो। देखो, पहले का भी इतना, दूसरे का भी इतना, तो दोनों का स्क्वायर अप कर दो, बटे में नीचे कौन आ जाएगा,
नीचे कौन आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आर तो दोनों की सेम है इसलिए रख लो ऐसे ही। दूसरे में जी की वैल्यू देखो, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 याद होनी चाहिए। मास पहले का कितना होगा, ये रहा मास पहले का, ये रहा, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। दूसरे का 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, ऊपर आर स्क्वायर एज इट इज चला जाएगा, तो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो, दोनों को सोल्व कर लो, आपके पास रेशियो आ गया। अब सॉल्यूशन में मैं टाइम थोड़ी ना लगाऊंगा, आपको सोल्व करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भाई, कभी ऐसे ही सोच रहे हो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, मैंने कहा था, वादा किया था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। फॉर 2 प्रोटॉन्स, दोनों प्रोटॉन्स के बीच बात करोगे तो क्या होगा, अब की बार प्रोटॉन्स दोनों रख लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चेंज नहीं होगा दोनों प्रोटॉन्स के बीच। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम है, चाहे आप उसको इलेक्ट्रॉन बनाओ चाहे आप उसको प्रोटॉन बनाओ, दोनों पे चार्ज सेम है, तो इसकी वैल्यू तो बिल्कुल सेम रहेगी। चेंज क्या होगा, अब ये दूसरा पार्ट है, चेंज क्या होगा, यहां पे चेंज होगा इस इलेक्ट्रॉन के मास को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां किसका मास रखना पड़ेगा, प्रोटॉन का मास रखना पड़ेगा, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, इतना, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27। पहले पार्ट में किसका मास था, यहां पहले पार्ट में था इलेक्ट्रॉन का मास, और दूसरे पार्ट में किसका मास रख दिया, प्रोटॉन का मास। बाकी सारी चीजें सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर जो होता है चार्ज सेम होता है। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, बी का पार्ट। तो यहां पे आपको समझ आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का रेशियो बताना है। आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच हो चाहे 2 प्रोटॉन के बीच हो। चेंज क्या है, उनका मास है, इसके कारण कौन सा चेंज होगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले पार्ट में यहां मास रखा था हमने इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हमारे पास रेशियो अलग आएगा, और दूसरे पार्ट में यहां रखना पड़ेगा हमें प्रोटॉन का ही मास, क्योंकि दोनों प्रोटॉन लिए, तो इनका रेशियो क्या आएगा, अलग आएगा। अब आगे इस दूसरे पार्ट का, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, अब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के बाद लास्ट में जब ये 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे हैं, तो इनके पास कितनी एक्सेलरेशन आई वो बता दो। तो सबसे पहले हमें पता है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, के इंटू पहले चार्ज पार्टिकल दूसरा चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला फोर्स का क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है मास गुणा एक्सेलरेशन। ऐसे अगर इस फोर्स की वैल्यू को इक्वल कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में आर का स्क्वायर। ठीक है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो यहां पे कर दो me इंटू ए के बराबर, m इंटू ए, के की वैल्यू 9 गुणा 10 की शक्ति 9, चार्ज दोनों पे सेम है इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या कर दो स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, दोनों का बट इक्वल होता है, ये लिख रखा 1.6 10⁻⁻19। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो ऐड कर लीजिए दिमाग में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, मास अलग अलग होता है, दोनों का मास अलग अलग है बट चार्ज क्या है, सेम है। ठीक है, बटे में डिस्टेंस कितनी दे दी, 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 का स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन जब इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख लो, दैट इज 31 किलोग्राम। ए की वैल्यू के लिए सोल्व कर लो। अगर यहां आपको एक्सेलरेशन निकालनी है प्रोटॉन की तो यहां पे किसका मास रखोगे, मास ऑफ प्रोटॉन रख लोगे बस। और मास ऑफ प्रोटॉन आपको बता ही रखा, ये रहा मास ऑफ प्रोटॉन और ये रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चारों बातें आपको याद होनी चाहिए, पहली क्लास में भी मैं लिखवा चुका हूं, यहां पे भी लिखवा चुका हूं। तो देखो ये आ गया, तो क्या मिला, इन दोनों से ये उत्तर मिल गया। तो इस हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो। यहां पे ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। पहले पार्ट में उसने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करो, 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए और 2 प्रोटॉन के लिए। दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन का एस्टिमेशन करवा लिया, जब आप इलेक्ट्रॉन की निकालोगे तो एमई लिखो, जब प्रोटॉन की निकालोगे तो एमपी लिख दो, बस बात खत्म। इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, मस्त क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा और विद क्वालिटी कंटेंट होगा, कोई ऐसी वैसी ही हमारा कंटेंट नहीं होगा, विद क्वालिटी कंटेंट होगा।
स्फीयर ए एंड बी आर, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भाई, याद रखना एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्फीयर सी। देखिए सबसे पहले ए और बी स्फीयर को कितने सेंटीमीटर अपार्ट रख दिया, 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए पहली सिचुएशन में ए पे जो चार्ज है वो Q1 है और बी पे चार्ज है Q2 है, इस प्रकार है। तो क्या किया, ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्फीयर सी एंड डी are then removed and B is brought closer to A and to a distance of 5 cm between their center as shown. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D have identical size and ignore the size of A and B in comparison to separation between their center. क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, पढ़ आप लेना। क्या कह रहा है, सबसे पहले आपके पास A और B दो स्फीयर हैं और मान लिया कि दोनों स्फीयर का साइज सेम है। दोनों पहले 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। पहले कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। फिर क्या किया, इस ए को सी के साथ टच करा दिया और बी को डी के साथ टच करा दिया। अब मैंने आपको बताया था फिनोमिना ऑफ कंडक्शन, जब भी टच कराया जाएगा तो एक जिसके पास चार्ज है और एक जिसके पास चार्ज नहीं है, तो कहां से कहां चार्ज फ्लो करेगा, जिसके पास चार्ज है उससे फ्लो करेगा किसमें, जिसके पास चार्ज नहीं है। जैसे इससे इसके पास चार्ज था और ये सी और डी क्या थे, अनचार्ज, तो दोनों चार्ज इसमें और इसमें आधे आधे बट जाएंगे क्योंकि दोनों का साइज सेम है। अब चार्ज किसके पास कितना जाएगा वो डिपेंड करता है साइज पे, ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए हमारे पास एक बॉडी है और ये है 10 कूलम की और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने दूसरी बॉडी ले ली, ये बॉडी ले ली। अब ये इसकी रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है पर इसके पास शुरू में चार्ज क्या है, 0 है। जैसे मैं इनको कॉन्टैक्ट में ले आऊं या वायर से कनेक्ट कर दूं, चाहे तो इन दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आओ चाहे इनको वायर से कनेक्ट कर दो, एक काम कर दो, या तो मेटेलिक वायर से चाहे ऐसे कॉन्टैक्ट में, तो होगा क्या, दोनों क्या साइज सेम है। ध्यान रखना साइज पे ध्यान देना है, इनके साइज पे ध्यान देना है क्योंकि जिसका जितना साइज है उसी प्रकार से वो अपने चार्ज को क्या करेगी, गेन करेगी। तो अब ये 10 सेंटीमीटर की है और ये भी 10 सेंटीमीटर की है, इसके पास 10 कूलम चार्ज है और इसके पास 0 है। जैसे ही कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये अपना आधा चार्ज ले लेगा और फाइनल सिचुएशन में इसके पास भी 5 कूलम रहेगा और इसके पास भी 5 कूलम चार्ज रहेगा। इसी प्रकार यहां पे शुरू में Q1 था तो जब इन दोनों को टच करके अलग किया तो इसके पास भी कितना आ गया भाई, इसके पास आ गया Q1/2 और इसी प्रकार इसके पास भी कितना आ गया, Q2/2, ठीक है। तो जैसे ही यहां पे एग्जांपल दिया 10 कूलम था, दोनों का साइज सेम, अगले ने बोला आइडेंटिकल साइज, रिपल्सन, देन इग्नोरिंग द साइज एंड आइडेंटिकल साइज की बात कर रहा है। तो जहां आइडेंटिकल साइज आपको दिखाई दे तो दोनों के पास जो चार्ज है वो इक्वली जाता है भाई। तो जैसे इसके पास 0 था तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 10 + 0 10 हो गया और दोनों को आधा आधा दे दो क्योंकि दोनों का साइज सेम है, इसलिए चार्ज किसके ऊपर जाएगा, वो डिपेंड किस पे करता है, साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है। ये बात मैं पहले लेक्चर में भी बता सकता था पर यहां पे आपको कवर अप करने के लिए बताया गया है, ये बात अब आपको ज्यादा समझ आएगी। देखो पहले इस सिचुएशन में फोर्स कितना था, दैट इज K, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 बटे में डिस्टेंस कितनी है, R का स्क्वायर। अब क्या कर दिया, यहां इस 10 सेंटीमीटर को R बोला है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, R/2, क्योंकि कितनी कर दी, 5 सेंटीमीटर। 10 से 5 करोगे तो R का आधा, चार्ज भी आधे, तो क्या होगा, दैट इज नया फोर्स F', नया चार्ज Q1/2, दूसरा Q2/2 और डिस्टेंस कितनी होगी, R/2 का स्क्वायर, तो R²/4, दैट इज R/2 का स्क्वायर। तो इससे कैंसिल आउट, तो नया फोर्स क्या बन के आया, दैट इज Q1 × Q2/R का स्क्वायर। ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा जरा। पहले जब 10 सेंटीमीटर की दूरी थी उसको R बोल दिया, 5 सेंटीमीटर की दूरी को R/2 बोलोगे, ये बात समझ में आ गई। तो जब 10 सेंटीमीटर की दूरी थी तब फोर्स था K Q1 Q2/R²। जब 5 सेंटीमीटर की दूरी तो नया चार्ज Q1/2 इसके पास, Q2/2 इसके पास, तो K Q1/2 Q2/2 और R/2 का स्क्वायर। तो नया फोर्स आ गया F' K Q1 Q2/R²। इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सेम फोर्स रहेगा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये जो आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे ही कांटेक्ट किया जाता है शेप और साइज पे, अगर दोनों का साइज सेम है तो दोनों के पास इक्वल चार्ज होगा। ऐसा हो जाए जैसे एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, दोनों सेम है, सेम बॉडी है, इसके पास है 20 कूलम चार्ज और इसके पास है -5 कूलम चार्ज। अब दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, पूछेंगे कि फाइनल चार्ज क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, 20 को ऐड कर दीजिए -5 में,
तो कितना बचा 15, और इसके बटे में कर दीजिए 2, तो कितना आ गया 7.5, आधा आधा बट जाएगा, आधा इसके पास रहेगा और आधा इसके पास रहेगा, तो फाइनल चार्ज क्या होगा 7.5 और 7.5। इस प्रकार से ये कब लागू होगा, जब दोनों का साइज सेम होगा। ये बात कब लागू होती है, जब साइज सेम होता है तब लागू होती है। शेप और साइज सेम है, अगर शेप और साइज अलग है तो क्या होगा। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया, ये एक चार्ज है जिसकी रेडियस है r1 और एक ये बॉडी है जिसकी रेडियस है r2 है, ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, अब इनके पास कितना कितना चार्ज आएगा ये बात करनी है, क्योंकि अगर मान लिया जाए इसके पास चार्ज शुरू में था 10 कूलम और इसके पास शुरू में चार्ज था 0, अब वायर से कनेक्ट कर दिया तो फाइनली दोनों के पास कितना आएगा। तो इस बात को याद रखें, फार्मूला सिखा रहा हूं, जब भी किसी दो को कनेक्ट कर दिया जाए, जब भी किसी दो बॉडीज को किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए या उनको कॉन्टैक्ट में ऐसे लेके आ जाए, जो आपको दिखा दे रहे ऐसे लेके आ जाए, तो उनका फाइनल पोटेंशियल सेम होता है भाई, फाइनल पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल का फार्मूला होता है K इंटू क्यू बटे में R, आगे आएगा करवाएंगे, पर अभी याद कर लो। क्यों याद कर लो, क्योंकि अभी ये कंसेप्ट समझाना है तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पोटेंशियल का फार्मूला अगले चैप्टर में मैं आपको करवाऊंगा और वहां बताऊंगा, तब के लिए याद कर लो। तो मैंने कहा कि जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो पहले का पोटेंशियल कितना, दैट इज K क्यू बाय में R1, दूसरे का पोटेंशियल कितना, दैट इज K क्यू डिवाइडेड बाय में R2, दोनों का सेम हो गया। ये चार्ज Q1 था, इसके पास चार्ज था Q2, इस प्रकार अलग अलग चार्ज है, तो K से K क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको यहां से क्या मिला, दैट इज Q1 बाय में Q2 इज इक्वल टू में R1 बटे में R2, इस प्रकार से हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, R के बराबर हो गया, मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा उसके पास चार्ज भी ज्यादा। समझ आ रहा है, अभी जब भी तो लिखा था ना, शेप और साइज पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड करता है कि किसने के पास कितना चार्ज आएगा। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, मतलब जिसका रेडियस ज्यादा वो ज्यादा चार्ज को होल्ड करेगा। अब निकालने का तरीका, इसके पास चार्ज क्या बनेगा Q1, बाद में इसके पास चार्ज क्या बनेगा Q2। शुरू में तो था 10 और इसके पास था 0, और कह रहा जब दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आए तो फाइनल बता दो। तो फाइनल कैसे निकालेंगे, देखो Q1 इज इक्वल टू, अब 1 है, अगर आपको ऐसा रिलेशन दिखाई दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, चार्ज और रेडियस के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जहां भी आप ऐसा काम करो और आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखाई दे, किसका, डायरेक्टली का, तो आपको ऊपर लिखना है R1 रेडियस और नीचे लिखना है दोनों का सम R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई करना है Q टोटल, ऐसे इस तरह से। अब मैं इसी को अप्लाई करके दिखाता हूं, यहां पे एप्लीकेबल करके दिखाता हूं। देखिए अगर मैं इसके ऊपर निकालूं तो Q1 इज इक्वल टू R1 रेडियस बटे में R1 प्लस में R2 और गुणा में टोटल चार्ज कितना 10, ये 0 है तो गुणा में 10, ऐसे, ठीक है। ये वैलिड क्या है फिर से समझ लीजिए, जब हमने देखा कि Q1 जो है, जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, जहां पे भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है डायरेक्टली में है, तो जो Q1 चार्ज होगा उसमें आएगा R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। अगर यहां पे Q2 को निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज R2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R1 है तो Q1 है, R2 है तो Q2 है, बटे में क्या हो जाएगा R1 प्लस में R2 गुणा में Q टोटल। ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये बातें आपको पता होना चाहिए, तब आप किसी भी शेप साइज के लिए चार्ज निकाल दोगे। यानी कि अगर प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट बन रही है तो आपको याद क्या रखना है कि R1 बटे R1 प्लस R2 इंटू Q2, यानी कि पहले की रेडियस, पहले का चार्ज निकालना है तो पहले की रेडियस बटे में टोटल रेडियस दोनों की मिला के और गुणा में टोटल चार्ज जो दोनों के पास था। इस तरह से कुछ एग्जांपल और मैं आपको यहां पे दे देता हूं। एक तो एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दैट इज R1, और इसके पास चार्ज है 20 कूलम। दूसरी बॉडी ये रही, इसके पास चार्ज है 30 कूलम और इसकी जो रेडियस है R2 वो है 15 सेंटीमीटर, ऐसे। अब क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया वायर से, फाइनल चार्ज बताइए, फाइनल चार्ज बताइए दोनों के ऊपर। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले फाइनल चार्ज बताने के लिए हमें पता है Q1 के ऊपर फाइनल चार्ज बताना है, Q1 पे, इस पे, तो क्या होगा ऊपर R1 बटे में क्या R1 प्लस में R2 और गुणा में क्या Q टोटल। टोटल चार्ज निकालो, 20 इसके पास था, 30 इसके पास था, तो Q टोटल कितना हो गया 50 हो गया। 30 और 20 क्या 50, क्योंकि कैसी क्वांटिटी, स्केलर, मतलब एडिटिव, डायरेक्ट ऐड हो जाती है, पहले बता दिया था। अब देखो दैट इज Q1, R1 रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर।
R2 कितनी 15, तो R1 प्लस R2 करो, दैट इज 10 प्लस में 15, और गुणा में क्या कर दो, दैट इज 50। तो 10 और नीचे हो गया 25, गुणा में कितना आ गया 50, तो 25 दूनी 50 कितना आ गया 20 आ गया भाई, किसके पास, इसके पास, दैट इज 20 कूलम चार्ज। ठीक है, फिर क्या किया, Q2 निकाला। देखिए Q2 चार्ज निकालेंगे तो Q2 के लिए रेडियस R2 दैट इज 15 सेंटीमीटर, R1 की जगह कौन R2, बटे में टोटल कितना है 25 है दोनों का, 10 इसका और 15 इसका, और टोटल चार्ज कितना है 50 है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, इतना आ गया। इसके पास कितना आएगा, फिर से 30 आएगा भाई। ठीक है, तो पहले भी सेम था, बाद में भी सेम था, क्यों, दोनों का पोटेंशियल सेम मिलेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने रेडियस और उससे किया तो पहले भी सेम बाद में भी सेम, ऐसे उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हमें यहां पे याद क्या रखना है, यहां पे याद रखना है कि सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वहां प्रोपोर्शनलिटी बन रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यहां इनवर्सली बनता तो जब Q1 निकालता तो R2 आता और Q2 निकालता तो R1 आता, इनवर्सली में उल्टा होता तो, इनवर्सली होता तो, डायरेक्टली अगर है तो Q1 के लिए R1 बटे में टोटल रेडियस गुणा में Q टोटल, और Q2 के लिए R2 बटे में टोटल रेडियस गुणा में Q टोटल। अगर इनवर्सली का रेशो आ जाता, मान लिया जाए इनवर्सली का, तो ऊपर आता Q2, यहां आता R1, उल्टा हो जाता, बस ये। तो ये आपको कंसेप्ट मैंने समझाया है, और इस पे न्यूमेरिकल आएंगे आपके नीट एग्जाम के अंदर और आपके मेंस एग्जाम के अंदर, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था, और इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब भी दो आइडेंटिकल चार्ज होंगे, उनको जब कॉन्टैक्ट में करके और दूर करोगे तो दोनों में जो टोटल चार्ज बनेगा वो बराबर हिस्सों में बट जाएगा। जैसे पहले इसके पास कोई चार्ज था Q1, इसके पास नहीं था, फिर दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आ गया, दोनों का साइज सेम है तो दोनों इक्वली भाग में डिवाइड हो जाएंगे, और साइज सेम नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, और जिसके कारण वो हो जाएगा R1 बाय R1 प्लस R2 गुणा में Q टोटल, तो वो फार्मूला भी मैं आपको करवा चुका हूं। अगला एग्जाम्पल देखिए जरा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होगा ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल उठाया मैंने। कंसीडर ए 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। देखिए आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है इस तरह से, और इसकी साइड L दे रखी है, और इसके प्रत्येक जो है वर्टेक्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज Q1 Q2 एंड Q3, कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे कि Q1 Q2 और Q3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, इसका जो टोटल एंगल होता है 180 डिग्री का, और प्रत्येक एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q, Q के ऊपर विद सेम साइन एज Q, Q के जैसा ही चार्ज है, प्लेस्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के सेंटर में एक Q चार्ज प्रेजेंट है, उसके ऊपर फोर्स बताना है हमें। क्वेश्चन आपका यह है कि इसके ऊपर आपको फोर्स है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम यहां पे बात करें तो सबसे पहले तो हमें दूरी चाहिए। दूरी चाहिए कहां की, सेंटर तक की दूरी चाहिए। सभी की सभी जो सेंटर तक की दूरी होंगी वो सेंटर तक की दूरी हमें यहां पे चाहिए, और जैसे ही हमारे पास सेंटर तक की दूरी होगी तो हम उसको जो है आगे सोल्व कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए जरा, अगर आपको इसको सोल्व करना है तो इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी चाहिए, इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी चाहिए, और इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी दूरियां हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से और बड़े इजीली इसको आप सोल्व कर सकते हो। आप इस पॉइंट को A नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को B नाम दे दीजिए, इसको C और इसको सेंटर मान लीजिए, और इसको नीचे तक मिला दीजिए यहाँ, और इस पॉइंट को D नाम दे दीजिए। ये एंगल जो है आपका टोटल एंगल 60 का है तो 30 का ये होगा, और 30 डिग्री का एंगल ये होगा। ये आपको पता ही होगा कि टोटल एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 30-30 डिग्री के एंगल आपको बनेंगे, आपके सामने प्रस्तुत है। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो A से लेकर के O तक की दूरी है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी है, वो होती है 2/3 ऑफ AD। ठीक है, अब ये मैथ की नॉलेज है, ये मैथमेटिक्स की बात है, और मैथमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए कि इस A से O पॉइंट की दूरी जो होती है वो 2/3 गुणा टोटल दूरी AD के होती है। अगर आपको ये बात पता है तो आपको अच्छी बात है, नहीं पता तो इसको सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएंगी जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने होगा।
अब खास बात क्या है, ये जो आपका ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी की लेंथ क्या है, एल के बराबर है। इसका एक वेक्टर इस तरफ होगा, बिल्कुल ए बी का एक वेक्टर, मतलब अगर मैं ए डी की बात करूं तो ए डी आपके पास होगा पूरे ए बी का एक वेक्टर विद कोस एंगल के साथ, दैट इज कोस 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये पूरा एक वेक्टर होता तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता, तो हमने ये वाला कंपोनेंट ले लिया। दो भाग में आप तोड़ सकते हो, आपको ये पता होगा, वेक्टर में आपने सीखा है, इसलिए मैंने इस ए से बी तक के पार्ट को एक तो इस भाग में तोड़ा, एक इस भाग में तोड़ा, और हमें चाहिए ए डी, तो ए डी की वैल्यू है ए बी कोस 30। ये वेक्टर नोटेशन की बात चल रही है इसलिए, तो यहां पे आ जाएगा दैट इज ए ओ इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू ए बी कोस थीटा, दैट इज 2/3 गुणा में ए बी कोस थीटा, इसकी जगह क्या रखेंगे ए बी किसके बराबर है, एल और कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो ए से लेकर के ओ तक की दूरी हो जाएगी 2/3 इंटू एल, कोस 30 की वैल्यू होती है भाई √3/2, दैट इज √3/2। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ए से लेकर के ओ तक की दूरी क्या हो जाएगी, एल बटे में √3, क्योंकि इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, तो ये उत्तर आ गया। तो मतलब इस ए से लेकर के ओ तक की दूरी है, ये है l/√3, तो ये दूरी भी कितनी होगी, l/√3, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और सारी साइड इक्वल है, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, l/√3 के बराबर। ठीक है, अब नेट फोर्स निकालना हमें, और नेट फोर्स कहां पे निकालना है, सेंटर पे बताना है भाई। नेट फोर्स जो हमें बताना है वो सेंटर पे बताना है। अब देखिए, सबसे पहले ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वैल्यू भी क्यू है, इसकी वैल्यू भी क्यू के बराबर है, और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर है, क्यू के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक चार्ज क्यू के इक्वल है। अगर क्यू के इक्वल है तो ये वाला जो क्यू चार्ज है इस वाले क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होता है, और उसने कहा विद सेम एज साइन ऑफ क्यू, बिल्कुल सेम है। रिपल्सन होगा तो ये वाला फोर्स इसको इस तरफ रिपेल करेगा, किस फोर्स से, F1 फोर्स से, और इस F1 फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज K इंटू में स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है l/3 का √3 का स्क्वायर, तो l स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, F1 की। अब इसी प्रकार ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में, जिसको हम क्या कहेंगे, F2 कहेंगे, क्योंकि रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण जो फोर्स बना उसका नाम हो जाएगा F2, और F2 की वैल्यू हो जाएगी K इंटू Q2, इसका वैल्यू भी क्या है, Q के बराबर है, इंटू में कैपिटल क्यू और बटे में डिस्टेंस फिर से l स्क्वायर और √3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला चार्ज भी, इसको हम 2 बोल देते हैं, 2 वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको कहेंगे हम F3 फोर्स। ठीक है, और ये जो F3 फोर्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी K फिर से Q इंटू क्यू बटे में l स्क्वायर बटे में 3। ठीक है, अब जो सिचुएशन आपके पास निकल के आई है वो सिचुएशन कुछ इस तरह की आपके सामने प्रस्तुत हो गई है। देखो, तीनों की वैल्यू इक्वल है पहले तो, दैट इज F1 की वैल्यू इज इक्वल टू F2 के है एंड इज इक्वल टू F3 के है। तीनों की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। पहली बात तो अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है तो आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही होगी, F1 इस तरफ, F1 नीचे, F2 इस तरफ, F3 इस तरफ। ठीक है, तो ऐसे हो गया। देखिए, अब जो सिचुएशन बन के आई, ये सेंटर है, इस सेंटर से एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स नीचे, नीचे वाले फोर्स का नाम F1, इस फोर्स का नाम F2 और इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंटर पे जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये एक फोर्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और पूरे के पूरे सर्कल का क्या हो जाएगा 360। इन तीनों कोणों का योग 180, पर इस पूरे सेंटर का जो सर्कल बन रहा है उसका कितना योग हो जाएगा, उसका हो जाएगा 360 डिग्री। 360 है तो 120 का ये, 120 का ये, 120 का ये, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक का जो एंगल है वो भी 120 डिग्री का, ये एंगल भी 120 डिग्री का और ये एंगल भी 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? हमारे पास जब ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था तो उसने कहा था हम एक साथ सारे फोर्स को तो नहीं निकाल सकते, तो हम दो का वेक्टर एडिशन कर लें, F2 और F3 का, दोनों का रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में जिसको बोल दिया F। तो क्या हो जाएगा, दैट इज F2 का स्क्वायर प्लस में F3 का स्क्वायर प्लस में 2 F2 F3 कोस, और कोस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 120 डिग्री और पूरे के ऊपर रूट। और हमें पता है कि तीनों की वैल्यू इक्वल है, F1 F2 F3 तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। देखो यार, F1 F2 F3 अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है
तीनों की वैल्यू इक्वल है तो नेट फोर्स बनेगा दैट इज अंडर द रूट दैट इज F2 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2 F2 गुणा F2 का स्क्वायर। मैंने सब की जगह क्या रख दिया F2 और cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 होती है। इस 2 से 2 गया, इस F2 स्क्वायर से ये माइनस का F2 क्योंकि ये माइनस का बना देगा। यहां क्या बचा, यहां बचा F2 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, इससे कैंसिल आउट तो कितना बच गया F2 बच गया। तो ये F की वैल्यू किसके बराबर आ गई F2 और एक इसके अपोजिट वेक्टर है कौन है F1 है, तो F2 किसके इक्वल है दैट इज F1 के इक्वल है, पहले ही पता देखो दैट इज F1 F2 F3 इक्वल। अगर इक्वल है तो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर को क्या कर देगा कैंसिल आउट, तो नेट जो फोर्स सेंटर के ऊपर होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। इस प्रकार से अब कहोगे सर ये बात डायरेक्ट भी बता देते आप कि नेट फोर्स 0 आएगा, आपने इतना क्यों किया। मैंने इसलिए इतना किया है क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट बता सकता था पर आपको एक तो सॉल्यूशन का तरीका पता चल गया। अब हम उसकी बात करेंगे डायरेक्ट की बात, ध्यान से सुनिए। जब भी आपको सारे चार्ज सिमेट्रिकल मिले मतलब इक्वल डिस्टेंस पे मिले, इक्वल चार्ज हो, जैसे तीनों चार्ज की वैल्यू क्यू क्यू और क्यू थी और सारे के सारे इस सेंटर से इक्वल दूरी के ऊपर थे, चाहे अब स्क्वायर बनेगा। मान ले आगे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेता स्क्वायर का, ठीक है, इसके सेंटर में चार्ज रखता और सारे चार्ज को फिर से इक्वल कर देता, फिर से इस सेंटर के ऊपर एक क्यू रख के फोर्स पूछता तो भी 0 है। अगर मैं कोई दूसरी आकृति लूं कुछ इस तरह की हेक्सागन, इसके सेंटर की इक्वल डिस्टेंस होगी हर जगह से और इस प्रकार सभी पे इक्वल चार्ज में रख दूं, इक्वल चार्ज में रख दूं तो यहां सेंटर पे क्यू चार्ज होगा, उसके ऊपर भी फोर्स क्या होगा 0। किसी भी टाइप की आकृति हो, सिमेट्री बन रही है, सारे चार्ज इक्वल हैं, सबकी डिस्टेंस इक्वल है तो सभी का फोर्स भी इक्वल होगा और नेट क्या हो जाएगा 0। चाहे वो आप ट्रायंगल की बात करो, चाहे आप हेक्सागन की बात करो, चाहे आप स्क्वायर की बात करो, चाहे आप रेक्टेंगल की बात करो, आप किसी भी आकृति की बात करो, अगर वो सिमेट्री में लाई करती है तो नेट फोर्स 0, ये चेक कर लो। दूसरा मैंने क्यों करवाया, मैंने ये डिस्टेंस निकालनी सिखाई है क्योंकि जो बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, मुझे पता है उनको फेस होती है प्रॉब्लम, उनको पता नहीं चल पाता कि ये ए से लेके ओ तक की दूरी 2/3 AD है। जिसको ये नहीं पता उसको ये नहीं पता कि AB cos 30 को AD लिखा जा सकता है। तो ये बात बताने के लिए मैंने इसको सोल्व किया है। सबसे पहले मैंने ये दूरी निकाली और दूरी निकाल के सारे फोर्स निकाले और सारे फोर्स के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई। इन दोनों का रिजल्टेंट F2 है, इस F2 और F1 की वैल्यू इक्वल होने के कारण कैंसिल आउट करके नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो है बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट जो इसका पार्ट होगा उसके अंदर आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छी बात मैंने यहां पे बताई है, उस पार्ट को देख के आपका मन खुश हो जाएगा। बहुत ही सरप्राइजिंग चीज मैंने आपके लिए लास्ट में डाल रखी है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो सरप्राइज एक्चुअल में सरप्राइज मिलेगा। बहुत सरप्राइजिंग चीज मैंने वहां पे ऐड की हुई है। देखिए क्वेश्चन है अगला एग्जाम्पल, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल मैंने उठाया है। कंसीडर द चार्ज Q and -Q placed at vertex of an equilateral triangle of each side L. What is the force on each charge? अब देखिए बिल्कुल सिमिलर बात की है, फिर से इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल मानी है, ये मान ली इस तरह से, ठीक है, और इसके प्रत्येक उसके ऊपर जो चार्ज है वो प्रेजेंट है भाई, और प्रत्येक के ऊपर कितना है, पहले इसके ऊपर Q है और इसके ऊपर भी Q है और इसके ऊपर -Q है, साइड है इक्वल, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, प्रत्येक चार्ज पे फोर्स बताना। फिर से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी गई है और प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर चार्ज रखे हुए हैं और प्रत्येक चार्ज पे फोर्स बताना है। अब देखिए सबसे पहले मैं इस चार्ज के ऊपर फोर्स बताना चाहता हूं, इस चार्ज पे, तो मुझे क्या करना होगा, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि संयमता के साथ समझिए। मैं फिर से एक बात कहता हूं कि जब आप इसको संयमता से समझोगे और पूरे लेक्चर के साथ बने रहोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, आपसे बहुत जल्दी तरीके से निकल जाएंगे। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ये Q चार्ज इस Q चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये Q चार्ज इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसको मैं लिख देता हूं F। और इस F की वैल्यू निकालूंगा तो इस मैं 1 पे निकालना सिखाऊंगा, बाकी 2 पे निकाल के और नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कीजिए कि ये रिजल्ट आएगा, मैं वेरीफाई करूंगा, आपका जवाब दूंगा। कई बार क्या होता है कि मुझे कमेंट्स आपका दिखाई तो देता पर अपीयर नहीं होता है किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। जैसे ही अपीयर होता है मैं तुरंत जवाब देता हूं या मैं वैसे मेंशन कर देता हूं, वहां पे नीचे बॉक्स में मेंशन कर देता हूं मैं अपनी आईडी से, ठीक है। तो 2 पे आपको निकालना, मैं 1 पे मैं सिखा रहा हूं। तो ये -Q चार्ज और इस +Q चार्ज के बीच एक अट्रैक्शन होगा,
तो ये क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू कूलम्ब लॉ से K इंटू क्यू बटे में डिस्टेंस कितनी L, इसलिए L का स्क्वायर हो गया। इसको मैं F1 बोल देता हूं। उसी टाइम ये वाला चार्ज, क्योंकि अब ये कितने चार्ज सिस्टम है, 3 चार्ज का सिस्टम है, तो जब इसके ऊपर फोर्स देख रहे हो तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स लगाएगा, ये भी प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, तो ये भी इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इस अट्रैक्टिव फोर्स का फार्मूला होगा F2, और F2 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, कूलम्ब लॉ से K, पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज क्यू, और बटे में L का स्क्वायर बन गया। अब दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का है, दोनों के बीच एंगल है भाई 60 डिग्री का। सबको पता होगा कि 60 डिग्री का एंगल बनता है। जब मैं इस F1 की वैल्यू को और F2 की वैल्यू को ध्यान से देखता हूं तो F1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है भाई, F2 के बराबर आ जाती है। दैट इज F1 इज इक्वल टू F2। अब दो वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब किसी बच्चे को यह नहीं पता कि क्या बन रहा है, आपको जब भी दो वेक्टर दिखाई दे तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में होता है, जिसको हम F बोल देंगे। और वेक्टर एडिशन को देखो, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो देखो, इसको मैं ऐड करता हूं तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया, जिसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि F नेट इज इक्वल टू में दैट इज F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा, और थीटा यहां पे कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, इस प्रकार से, और ऊपर क्या जाएगा रूट। अब F1 और F2 दोनों की वैल्यू इक्वल है तो रख लीजिए एक ही, तो यहां हो जाएगा F1 का स्क्वायर, F2 की जगह भी क्या रख दिया, F1 का स्क्वायर प्लस में 2F1 और F2 की जगह F1, और cos 60 की वैल्यू 1/2, और पूरे के ऊपर रूट रहेगा। इस दो से दो कैंसिल, इसको लिखा जा सकता है, देखो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर, और इसको भी करोगे तो 1F1 स्क्वायर और ऐड, यहां पे क्या हो जाएगा 3F1 स्क्वायर पूरे का रूट। किसी को नहीं पता चल रहा, ध्यान से देखिए, 1F1 स्क्वायर, इसमें प्लस हो गया दूसरा, तो 2F1 स्क्वायर, 1F1 गुना F1 कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर, और तो 2 ये 1 ये 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू F, ठीक है, F1 और √3, F1 की वैल्यू ये रही, दैट इज K इंटू में Q का स्क्वायर, देखो Q गुणा Q का स्क्वायर बटे में L का स्क्वायर, ये उत्तर आ गया। मैंने एक के ऊपर निकालना सिखा दिया इस पे। अब आपको करना है कि अब इस पे कोई कहता है इस पे निकालोगे, देखो ये वाला Q इस वाले Q को रिपेल करेगा, तो इस फोर्स को कहेंगे हम F, मान ले कोई नाम दे दो, F1 नाम दे दो, इसने रिपेल किया, ये साइड L है, तो इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, K इंटू क्यू बटे में L का स्क्वायर, इसी के जितनी हो जाएगी, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम। और ये वाला माइनस Q इस वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और F2 की वैल्यू बिल्कुल यही होगी, सेम, क्योंकि Q गुणा Q, फिर से डिस्टेंस L स्क्वायर, फिर से F1 इज इक्वल टू F2, फिर से यही फार्मूला, पर फर्क कितना है, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल 120 डिग्री का है। अब की बार F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों के बीच का एंगल देखना होता है। जैसे F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री था, तो यहां 60 लिया। अब की बार F1 और F2 के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो यहां एंगल 120 डिग्री लोगे, बाकी सारा सेम। इसी प्रकार इस केस में होगा बिल्कुल सेम, इस प्रकार से। तो ये सारे क्वेश्चंस का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप इन तरीकों को सोल्व कर सकते हो और कैसे आप इन पे काम कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर कैरी Q चार्ज ईच, अदर 2 अपोजिट कॉर्नर सेम चार्ज कैरी Q। देखिए दो अपोजिट कॉर्नर, आप स्क्वायर की बात कर लीजिए, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो दो अपोजिट कॉर्नर, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है, ठीक है, एंड अदर 2 अपोजिट कॉर्नर ऑफ सेम चार्ज, और दूसरे बचे हुए इसके ऊपर भी Q और इसके ऊपर भी Q है, ठीक है। इफ टोटल फोर्स Q इज 0, टोटल फोर्स ऑन Q इज 0, अगर Q के ऊपर टोटल फोर्स 0 है तो Q और Q के बीच रिलेशनशिप बता दीजिए। अब साइड को L मान लो, स्क्वायर की साइड को L मान लो, स्क्वायर की साइड को L मान लो, ठीक है। एक Q चार्ज यहां, एक Q चार्ज यहां, एक Q यहां, एक Q ये स्टेटमेंट बोल रही है। स्क्वायर है तो सारी साइड को L मान के इक्वेट करो। अब कह रहा है कि चाहे तो इस Q पे चाहे इस Q पे जो भी नेट फोर्स आएगा वो 0 के बराबर होगा, तो अब उनके बीच रिलेशनशिप बना दो, Q और Q के बीच। देखो इस Q के कारण इस पे फोर्स होगा, इस Q के कारण इस पे फोर्स होगा, और इस Q के कारण भी इस पे फोर्स होगा, सबके कारण होगा। तो इसके कारण इस पे, उसको मैं कह देता हूं F1, कितना होगा, दैट इज K
इंटू क्यू बटे में एल का स्क्वायर। देखो डिस्टेंस है एल, इसके कारण इस पे एक फोर्स होगा इस तरफ, जिसको मैं बोल देता हूं F2, वो भी कितना होगा K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में एल का स्क्वायर। दोनों इक्वल हो गए। अब हमारे पास एक चार्ज और भी है, और वो चार्ज कौन सा है, ध्यान से देखिए जरा। एक चार्ज और भी है, एक चार्ज है ये वाला क्यू, तो ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये रहा तीसरी डायरेक्शन में। पर इसकी डिस्टेंस क्या है, ये इसका डायगोनल बन गया, और डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, √2 इंटू एल। डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, √2 इंटू एल के बराबर होती है। तो ये कितना हो गया, √2l के बराबर। और इस फोर्स को क्या कहा, F3 फोर्स का, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे में किसका स्क्वायर, √2l का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और l का स्क्वायर l होगा। अब फिर से तीन वेक्टर दिखाई दे रहे, कई बच्चे फिर से पजल होंगे कि तीन वेक्टर को सोल्व कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया जिसका नाम है F1, ये वेक्टर हो गया जिसका नाम है F2। पहले इन दोनों के बीच एंगल कितने का, 90 डिग्री का। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इस तरफ, जिसको क्या बोल दिया, F बोल दिया, क्योंकि दो वेक्टर को सोल्व कर लो और तीसरा उसमें ऐड कर दो। क्यों, देखो तीसरा वेक्टर इसी तरफ है, इसी डायरेक्शन में, तीसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, जिसको क्या बोला, F3। जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा F, और उसमें F में ऐड कर दो F3, तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। अगर ये वेक्टर उल्टा होता, उल्टी डायरेक्शन में होता, अपोजिट होता, तो हम इसको क्या करते, इसको माइनस करते। बट अभी हमें केवल क्या करना है, अभी हमें इसकी बात नहीं करते, अभी हम केवल बात करेंगे किसकी, इन दोनों के नेट फोर्स की, इन दोनों के नेट फोर्स की। कीजिए बात F1 और F2 का। तो दोनों की वैल्यू भी इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यहां पे रख सकते हैं हम, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 कोस 90 डिग्री। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा जी F2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि F2 की वैल्यू F1 के बराबर है, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी। कोस 90 की वैल्यू 0, मैंने क्या कहा, F1 की वैल्यू F2 के बराबर है, इसलिए F2 की जगह पहले ही F1 को पुट कर दिया है। यहां क्या बचेगा, दैट इज F1, यहां तो 0 हो गया, F1 प्लस F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर का अंडर द रूट। तो उत्तर कितना आ गया, दैट इज √2F1 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब √2F1 इज इक्वल टू F, और नेट निकालना है, नेट निकालना है, तो इस F3 की डायरेक्शन भी यही है, इस F3 की डायरेक्शन भी यही है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होते हैं ऐड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्सट्रैक्ट होते हैं, बताया गया था। अगर मान लिया एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। एक वेक्टर इस तरफ पर, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो सब्सट्रैक्ट होंगे। और किसी एंगल पे हैं तो वेक्टर एडिशन का रूल लग गया। देखो किसी एंगल पे हैं तो वेक्टर एडिशन का रूल लग गया। अब F में क्या ऐड कर दो, F में ऐड कर दो F3, तो ये क्या बन जाएगा, F नेट बन जाएगा भाई। और F नेट को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, तो F नेट को 0 के बराबर कर दो। तो दैट इज √2F1 प्लस में F3 इज इक्वल टू 0। तो √2F1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -F3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, F1 की वैल्यू क्या, K क्यू इंटू क्यू बाय एल स्क्वायर, रख लीजिए, √2K इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटे में एल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस F3 की वैल्यू ये रही, दैट इज K इंटू क्यू बटे में 2L का स्क्वायर। बिल्कुल, बस हमने सिंप्लीफाइड वेक्टर एडिशन का रूल लगा के इसको सोल्व कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो K से K कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर, और एक क्यू से एक क्यू कैंसिल। तो यहां क्या बच गया, √2 इंटू क्यू, और माइनस साइन यहां लगा दिया, इज इक्वल टू में क्यू। अब एक 2 ये भी है, दे रहा है 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2√2। तो ये क्या रिलेशन आ गया, -2√2 इंटू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्यू। देखो ये 2 ऊपर गया तो 2√2, क्यू ऐसे था, ये माइनस यहां लगा दिया, तो ये दोनों के बीच क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया। तो ये रिलेशनशिप हमने इन दोनों के बीच बनाया है, ये रिलेशनशिप हमने इन दोनों के बीच एस्टैब्लिश किया है। तो हमने कैसे किया है, हमने एक इस क्यू के ऊपर फोर्स निकाला, इसके कारण F1, इसके कारण F2, दोनों का रिजल्टेंट है, और इसके कारण F3, और F3 और दोनों का रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर दिया तो नेट रिजल्टेंट हमारा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, और उत्तर आ गया ये आपके सामने रहा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने रखे गए हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बोर्ड्स के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, काम करेंगे आपके। इसके आगे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवाता हूं, छोटा सा यहां पे मेरी तरफ से। वो कहा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये रहा, ये भी क्यू के बराबर है, ये भी क्यू के बराबर है, और ये किसी सर्कल में रोटेट कर रहे हैं जिसकी रेडियस आर है।
दो चार्ज पार्टिकल दोनों के दोनों एक दूसरे के फोर्स के कारण सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं और रेडियस उस सर्कल की आर है। फाइंड आउट द वेलोसिटी। किसको फाइंड आउट करिए? वेलोसिटी को। तो देखिए अगर ये रेडियस आर है तो यहां से यहां तक की भी रेडियस आर होगी। टोटल दोनों के बीच फोर्स निकालो सबसे पहले, तो वो हो जाएगा के इंटू कैपिटल क्यू इंटू क्यू बटे में टोटल डिस्टेंस आर प्लस आर 2r का स्क्वायर। ये हो गया। मैंने क्या कहा दोबारा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के दोनों सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं विद रेडियस r के साथ, तो उनकी वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है हमें। तो कैसे बताएंगे? पहला चार्ज पार्टिकल दूसरा चार्ज पार्टिकल, रेडियस r है तो r दूरी है, r दूरी है, तो फोर्स आ गया। और इसी फोर्स के कारण वो सर्कल में घूम रहे हैं, और सर्कल में घूमते हैं तो कौन सा फोर्स आता है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको कहेंगे mv²/r। और दोनों चार्ज पार्टिकल इक्वल हैं, इसलिए आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो mv²/r। तो यहां पे लिखा k इंटू क्यू का स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू में mv² बटे में r। यहां से v की वैल्यू निकाल लो सोल्व करके, बस ऐसे हो जाएगा। अब वो तीन चार्ज पार्टिकल चलाएगा तो फिर से तीन पार्टिकल के लिए फोर्स निकालना सिखाया था मैंने। देखो ट्रायंगल का, जब तीन चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमते तो तीनों का एक फोर्स आया था, नेट फोर्स। तीनों का एक नेट फोर्स ये आया था, और नेट फोर्स को किसके बराबर पुट कर दो? mv² के बराबर। चार पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहे होते तो चार पार्टिकल का नेट फोर्स एक पार्टिकल के लिए निकाल लो, चारों के लिए निकालने की जरूरत नहीं, एक के लिए। जब चारों इक्वल हैं तो किसी एक पे निकाल लो, तो जैसे ये निकाला एक पे, ऐसे ये नेट फोर्स आया और नेट फोर्स को किसके बराबर कर दो? mv²/r के बराबर। अभी मैंने दो के लिए समझाया है, ट्रायंगल के लिए आप करके देखें, और वहां पे नहीं हो तो मेरे को जो है मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। जैसे ही कुछ ज्यादा कमेंट मेंशन हो जाएंगे 10 20 50, तो मैं अलग से उसकी वीडियो बना के आपके सामने करूंगा प्रस्तुत। वो तो क्या कहा मैंने, जब दो की जगह तीन हो तो उन तीनों के एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालिए, जैसे आप निकालते हैं, जैसे सिखाया गया ऊपर, और mv²/r के बराबर पुट कर दे। चार बोल रहा है तो चारों में से एक पे निकालिए और फिर उसके बाद उसको किसके बराबर पुट कर दो? mv²/r। अगर सारे पार्टिकल अलग अलग हैं तो एक के लिए, पहले के लिए m1v1²/r, दूसरे के लिए m2v2²/r, तीसरे के लिए m3v3²/r, चौथे के लिए m4v4²/r। एक बार जो फोर्स निकाला है नेट, उसको m1v1²/r के बराबर पुट कर दो, फिर उसको m2v2²/r के बराबर, फिर ऐसे पुट करते जाओ। लास्ट पार्ट आज के सेक्शन का और जो आपके लिए लेके आया हूं, और वो है एनसीईआरटी कॉर्नर। मैंने कहा था, मैंने आपसे वादा किया था कि एनसीईआरटी के कॉर्नर को मैं कंप्लीट करूंगा। ऊपर क्वेश्चंस लिए हैं, एमसीक्यू साथ साथ बताए हैं, और पीवाईक्यू भी मैंने बता दिए। आज हम एनसीईआरटी कॉर्नर की बात करेंगे। एनसीईआरटी कॉर्नर में सबसे पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग अंबर। यहां पे के आएगा भैया, इलेक्ट्रॉन इस वर्ड से निकली है, सी से नहीं, के से। ये ओरिजिनल जो लिखा वो बता रहा हूं, ELEKTRON, सी नहीं आएगा। सी तो जनरल हम लिखते हैं वो आएगा, पर ये इलेक्ट्रॉन है जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन वर्ड से, ELEKTRON वर्ड से निकल के आया है, और जिसका मतलब होता अंबर। याद रख ले, एनसीईआरटी का पॉइंट है। दूसरा, एक्सपेरिमेंट ऑन पिथ बॉल सजेस्टेड दैट चार्ज आर ऑफ टू टाइप। आपको बताया जाए कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कहां से बताया था? पिथ बॉल के एक्सपेरिमेंट से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट से ये पॉइंट निकल के आया है, और ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब भी आप, और ये क्वेश्चन आया हुआ भाई, बता दो, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है किसी कंपिटिटिव एग्जाम में। जब भी आप कहते हो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, तो वो चार्ज का ट्रांसफर स्मॉल फ्रैक्शन में होता है। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी के पास 10 कूलाम चार्ज है, दूसरी के पास 0 है, तो 10 का 10 वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। एक फ्रैक्शन होगा, पूरा चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है। बाय यूजिंग कूलाम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखिए ये बात आ गई। कूलाम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, या पार्ट ऑफ डिस्क्रीट है, या पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। मैंने क्या कहा था, ऊपर जो आज हमने बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलाम्स लॉ, वो सारे डिस्क्रीट चार्ज थे। डिस्क्रीट चार्ज के कारण मैंने आपको क्या सिखाया था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। पर ये क्या कह रहा है कि कूलाम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हम डिस्क्रीट के लिए भी, कंटिन्यूअस के लिए भी, पार्ट ऑफ डिस्क्रीट के लिए, पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस बॉडी के लिए भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है, जैसे ये मैं दिखा दूं, एक चार्ज ये रहा, दूसरा ये रहा, अलग अलग है, ऐसे डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस का मतलब जो पूरे सरफेस के ऊपर लगातार फैले हुए हैं, ऐसा नहीं जैसे इन दो चार्ज के बीच में तो डिस्टेंस है,
कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। अगर मैं दो चार्ज लूं, इसके साथ भी चार्ज पार्टिकल रखते हुए चलता चलूं, यानी कि पूरी की पूरी, जैसे कि रोड है, इस पूरी की पूरी लेंथ पे चार्ज रख दूं, हर जगह चार्ज रख दूं इस लेंथ पे, तो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो हर के लिए ए सेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल चार्ज पार्टिकल दैट इज आउटसाइड द सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पूछा गया। मान लिया जाए एक सेल है और इस सेल के बाहर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, क्यों? तो इनके बीच एक फोर्स बनेगा और ये सेल किसका काम करना शुरू कर देगा? पॉइंट चार्ज का। याद रखना, क्यों? क्योंकि कुलाम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है भाई? पॉइंट चार्ज के लिए। कुलाम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज के लिए है। वो कहता है कि जब आप किसी स्फीयर की बात करते हो तो वो स्फीयर एज ए पॉइंट चार्ज काम करता है और उसका पूरा चार्ज किसमें कंसंट्रेट हो जाता है? सेंटर में। इसलिए कुलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। यहां पे अगर बाहर चार्ज रखा है इस सेल के, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स आएगा जो आप निकाल सकते हो K Q1 Q2 by R²। अगला पॉइंट, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज लोकेटेड इनसाइड ए सेल, मान लीजिए सेल है और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया Q of uniform charge, there is no net electrostatic force on particle from cell। अब इन दोनों के बीच, इस सेल के बीच और इस चार्ज के बीच फोर्स कितना होगा? 0 के बराबर होगा। या दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? सेल के अगर बाहर चार्ज रखा है तो फोर्स बनेगा, अगर सेल के अंदर चार्ज रख दिया तो फोर्स नहीं बनेगा। ये पॉइंट याद रख लें, पूछा गया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। वो कहेंगे कि हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर हमने एक चार्ज को रख दिया, उसका नेट फोर्स कितना होगा? तो उसका नेट फोर्स कितना होगा? 0 के बराबर होगा। हां, अगर ये चार्ज बाहर रखा होता तो इसके बीच एक फोर्स जरूर होता, अगर अंदर है तो इसके बीच कोई फोर्स नहीं है। तो आज के चैप्टर में मैंने कंप्लीट जो चीजें हैं वो कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद अगर कुछ बाद में जब हम इसको एक साथ लेके आएंगे, कुछ पीवाईक्यूज लेके आएंगे, कुछ एनसीईआरटी कॉर्नर लेके आएंगे और उन पीवाईक्यू और एनसीईआरटी कॉर्नर के साथ कुछ कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी ऐड करूंगा ताकि आपको पता चले। इसलिए ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, एनसीईआरटी कॉर्नर देख लीजिए, मैंने कवर किया केवल आपके लिए, एनसीईआरटी कॉर्नर मैंने अलग से डाला है। मैं मान के चलो ये आपने कर लिया तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है, ये गारंटी मेरी है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले।